मैंने आपको इस पूरे चैप्टर का जितना भी कॉन्सेप्ट है, मीन इससे ज्यादा इस चैप्टर के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब जाके आप जितने क्वेश्चन कर सकते हो अटेम्प्ट, उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अब एक चीज यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखना है, ये जो नंबर निकला है ये प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में तो निकला है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं। तो जय हिंद एवरीवन, क्या हालचाल, कैसा सारे बच्चे, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों मेरा नाम है हर्ष, स्वागत करता हूं इस बेस्ट प्लेटफॉर्म सबके क्लासेस एसबी क्लासेस के ऊपर। सो दोस्तों आज की ये जो वीडियो क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की, दैट इज रियल नंबर। इसको पूरा का पूरा वन शॉट में क्लियर करने की ट्राई करेंगे और एकदम अच्छे से करेंगे। तो आपको करना क्या है, बस स्टार्टिंग से कॉपी पेन लेके बैठे और लास्ट तक वीडियो को देखना है, आपका पूरा चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे प्रगति बैच लॉन्च हो चुका है, तो उस के लिए हमने चैप्टर 1 तैयार किया है, बहुत अच्छे से तैयार किया। बस आपको स्टार्टिंग से बैठना और एंड तक देखना, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो टाइम लगाते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या कवर करने वाले हैं और क्या नहीं। दोस्तों सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर तीन चीज बेसिकली कवर करने वाले हैं। एक बार फटाफट मैं बता देता हूँ क्या तीन चीजें हैं। सबसे पहले आएगी इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है, क्या नहीं, उसके बारे में जानेंगे। फिर हम पढ़ेंगे बहुत इजी टॉपिक HCF एंड LCM, एंड देन लास्ट में इरेशनैलिटी पढ़ेंगे कि किसी भी नंबर्स को अगर प्रूव करना है कि √2, √3, √5, √7 एंड √11 कैसे प्रूव करते हैं इनको इरेशनल नंबर, ये रैशनल तो होते नहीं है, तो इनरैशनल ये कैसे प्रूव करते हैं, हमें ये करना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला भी, और HCF LCM भी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीधा सीधा पेपर में मार्क्स क्वेश्चन आता है, तो इसलिए ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं फटाफट। फर्स्ट, सबसे पहले हमारा जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो चैप्टर के स्टार्ट होने से लिखा होता है नंबर्स। क्या होते हैं नंबर? दोस्तों देखो, मैं डायरेक्ट चैप्टर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से भी स्टार्ट कर सकता हूं, बट लेकिन मैं नहीं चाहता कि वहां से स्टार्ट करूं, तुम्हें नंबर्स के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं। मुझे पता है तुम सब 9th में पढ़ के आए होगे, 9th क्लास में, बट लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि तुम 9th में नहीं पढ़ के आए। तो इसलिए बेसिक पहले सबसे पहले ओवरव्यू देते हैं एक बार नंबर का, थोड़ा थोड़ा नंबर होते क्या है और क्या नहीं होते। सबसे पहले दोस्तों जो नंबर होते हैं वो केवल और केवल दो प्रकार के होते हैं। किसके होते हैं? दो टाइप्स के। एक मिनट में ना स्टाइलस चेंज कर लेता हूँ, दूसरा मार्कर मेरे को सिलेक्ट करना है। व्हाई इज नॉट रिस्पॉन्डिंग? ओके, क्लोज द प्रोग्राम। ठीक, एक मिनट दोस्तों, बस ये वाला प्रॉब्लम। ठीक, ये सही। अब हम पेन का इस्तेमाल करेंगे। नंबर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं बेसिकली। सबसे पहले जो नंबर होंगे वो दो टाइप के, पहला होगा रियल नंबर एंड दूसरा होगा नॉन रियल। या तो नंबर रियल नंबर होंगे या तो नंबर नॉन रियल नंबर होंगे। रियल नंबर कौन से होते हैं, नॉन रियल नंबर कौन से होते हैं, बता। रियल नंबर वो सब नंबर होते हैं जिन भी नंबर को हम नंबर लाइन पे यूनिकली रिप्रेजेंट कर पाए, उन सभी नंबर को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। जिस भी नंबर को हम नंबर लाइन पे यूनिक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सबके सब क्या होंगे? रियल नंबर। और नॉन रियल वो जिनको नहीं कर सकते, बेसिकली इनको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर की तरह कंसिडर कर लो। ये सब तुम कहाँ पढ़ोगे? 11th-12th क्लास में पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर के अंदर, ठीक है भाई। तो रियल नंबर हो गए जिनको भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो रियल नंबर होते हैं दो टाइप में क्लासिफाई हो रहे हैं बेसिकली। छोटा छोटा बता रहा हूँ तुम्हारे को, इससे तुम्हारी चीजें क्लियर हो जाए, तुम्हारा बेस थोड़ा सा मजबूत हो जाए। रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, पहला होता है रैशनल और दूसरा होता है इर्रेशनल। ध्यान रखना, पहला क्या बोला? रैशनल, दूसरा क्या बोला? इर्रेशनल। भैया रैशनल क्या होता है, इर्रेशनल क्या होता है, 9th में पढ़ा था लेकिन अब याद नहीं आ रहा, तो याद नहीं आ रहा तो यहां ध्यान देना भाई, ठीक है। रैशनल वो नंबर है जिन भी नंबर को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें से Q बराबर 0 नहीं होता। 0Q जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। और इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब ये क्या है डिटेल में तो बाद में लास्ट में समझाऊंगा जब रैशनल टॉपिक आएगा, बट इतना समझो, रैशनल नंबर वो नंबर है जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और नीचे वाला Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, और P और Q दोनों के दोनों क्या होंगे? इंटीजर्स। अब फर्दर क्या करा गया? रैशनल नंबर को दो टाइप में क्लासिफाई करा गया। रैशनल नंबर को कितने टाइप में क्लासिफाई करा गया? दो टाइप में। सबसे पहले इंटीजर्स में एंड दूसरा नॉन इंटीजर्स में। तुम बोलोगे भैया ये तो कहीं पढ़ा है, अरे भाई यही है, ध्यान से। सबसे पहले नंबर्स दो टाइप के, रियल और नॉन रियल। फिर रियल नंबर दो टाइप में क्लासिफाई होता है। रियल नंबर होता है रैशनल में और इरैशनल में। रैशनल वो जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, Q 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। उसके बाद
रैशनल जो है वो दो टाइप में क्लासिफाई होता है, इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स में। इंटीजर्स नंबर कौन से होते हैं? इंटीजर्स कुछ नहीं होता, वही रैशनल नंबर जिसके अंदर जो क्यू होता है वो 1 के बराबर होता है। ध्यान रखना, रैशनल वही इंटीजर्स क्या होते हैं? वो रैशनल नंबर जिसमें क्यू क्या होता है? 1 के बराबर होता है। बात समझ आ रही है? अब क्यू किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। अब इसके अंदर सारे के सारे आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं, जीरो भी होता है। बट नॉन इंटीजर्स क्या होते हैं? नॉन इंटीजर्स के अंदर आगे फ्रैक्शन आ गए। मान लो कि इसके अंदर 1 के बराबर नहीं है, इसमें आगे ऐसे 3/4, 5/6, 7/8, ठीक है, तो ये नॉन इंटीजर डेसिमल में आ गए, एक्सप्रेशन डेसिमल वाले आ गए, वो सब के सब क्या कहलाएंगे? नॉन इंटीजर कहलाएंगे। तो नॉन इंटीजर भी तो रैशनल होते ही हैं। बात समझ आ रही? अब इंटीजर्स का एग्जांपल क्या होगा? इंटीजर है 4, 5, 6, 7, -2, -3, 0, इन सबके डिनोमिनेटर क्या है? 1। तो इट मींस वो क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स कहलाएंगे। अब इंटीजर्स को फर्दर क्लासिफाई करा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना, होल नंबर में। कि सभी के सभी पॉजिटिव और जीरो नंबर जो है वो के सब क्या कहलाएंगे? होल नंबर कहलाएंगे। अब होल नंबर में से अगर हम जीरो हटा दें तो वो क्या कहलाएगा? जीरो हटा के 1, 2, 3, 4, 5, 6 रख दे, तो ये जितने भी काउंटिंग नंबर है इनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो क्या हो गया, एक बार चार्ट को, फ्लो चार्ट समझो। नंबर्स दो टाइप, रियल और नॉन रियल। अब ये जो रियल नंबर होते हैं, इन रियल नंबर को दो टाइप में क्लासिफाई करा गया। कौन कौन से में? रैशनल में और इररेशनल में। रैशनल नंबर वो जिनको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्यू जीरो नहीं होता नीचे वाला। इररेशनल नंबर जिनको नहीं लिख सकते और क्यू जीरो हो भी सकता है, ठीक है, वो छोड़ दो। अब उसके बाद जो रैशनल नंबर है उसको दो टाइप में क्लासिफाई करा गया, दैट इज इंटीजर एंड नॉन इंटीजर। इंटीजर मींस ऐसे रैशनल नंबर जिनके डिनोमिनेटर क्या होता है? 1 के बराबर होता है। जिनका डिनोमिनेटर क्या होता है? 1 के बराबर होता है, देख सकते हो आप, ठीक है। नॉन इंटीजर मतलब जितने भी फ्रैक्शन है, डेसिमल वाले हो गए भाई, तो वो सब ध्यान रखना है। अब इंटीजर्स को आगे फर्दर क्लासिफाई करा जाता है कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे और जीरो होगा उसको होल नंबर कहते हैं, और होल नंबर को आगे अगर जीरो हटा दिया जाए तो क्या बनता है? वो नेचुरल नंबर। कुछ लोग नीचे से पढ़ाते हैं, नेचुरल पढ़ाते हैं, होल पढ़ाते हैं, फिर इंटीजर, फिर रैशनल, इररेशनल, फिर रियल। अब मैंने ऊपर से स्टार्ट करा कि रियल, रैशनल, इररेशनल, इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर। तो ये होता है तुम्हारा पूरा का पूरा नंबर सिस्टम के बारे में कि कितने नंबर क्या पढ़ने और कैसे नहीं पढ़ने, ठीक है भाई। अब चल, अगर इतना समझ आ गया है तो तभी नेक्स्ट पार्ट देखो, वरना वीडियो को दोबारा से पीछे जाके ये चीज अच्छे से समझो, ठीक है भाई। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। दो नंबर बहुत जरूरी है इस चैप्टर के माध्यम से, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। ध्यान रखना भाई, ये बहुत जरूरी नंबर है। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर और क्या होते हैं कंपोजिट नंबर? पहले ये सवाल खुद से करो। अगर खुद से जवाब आता है तो अच्छी बात, बहुत बढ़िया, नहीं आता तो मेरी वीडियो ध्यान से देखो, मेरे को सुनो, ठीक है भाई। प्राइम नंबर क्या होते हैं एक बार देखना भाई दोनों। प्राइम नंबर के बारे में अगर मैं तुम्हें बोलूं, मैं बोलता हूं कोई एक ऐसा नंबर है जिसको या तो केवल एक काट सकता है, एक मतलब या तो उसको 1 डिवाइड कर सकता है, नहीं तो वो नंबर खुद ही डिवाइड करेगा अपने आप को। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं तुम्हें बताऊं, एक नंबर है 3, तो या तो 3 1 से डिवाइड होगा, नहीं तो 3 किससे? 2 से डिवाइड, 3 से डिवाइड। या तो वो 1 से डिवाइड होगा, नहीं तो वो किससे डिवाइड होगा? 3 से होगा। ऐसा कोई और ब्रह्मांड में नंबर नहीं जो 3 को डिवाइड कर दे, नहीं कर पाएगा, यही दोनों कर पाएंगे, ठीक है भाई। तो इट मींस अगर ये दोनों इसको डिवाइड कर पा रहे हैं तो ये दोनों इसके फैक्टर भी है, और केवल कितने फैक्टर हुए? बस 2 फैक्टर, जिसमें से एक फैक्टर होता है 1 और दूसरा कौन सा होता है? इटसेल्फ। ऐसे नंबर जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, जिसमें से एक 1 होता है और से दूसरा होता है वो इटसेल्फ, उस नंबर को, उस वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन है? प्राइम नंबर ऐसा नंबर है जिसको या तो केवल 1 डिवाइड कर सकता है, नहीं तो कौन डिवाइड, उसको खुद डिवाइड हो सकता है अपने आप से। तो मतलब इंग्लिश में अगर डेफिनेशन बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, प्राइम नंबर इज अ नंबर which has only 2 factor, one is 1 and second is itself, ठीक है भाई। उसका कंपोजिट नंबर पे आते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं 4, अब 4 को 1 भी डिवाइड करता है, 4 को 2 भी डिवाइड करता है, और 4 को 4 खुद भी डिवाइड करता है। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 2 नहीं, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तुम देख रहे हो, इनके अलावा इसका तीसरा फैक्टर भी एक आया, तो इसीलिए वो क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके 2 से ज्यादा क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं। ध्यान रख लो, सीधी सी बात, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं फाइनली तो क्या आएगा? मोर देन 2 फैक्टर्स। बात समझ आ रही है भाई?
तो ये होते हैं प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो मेरे साथ एक बार रिपीट करो, नंबर सिस्टम पूरा याद होगा तुम्हारे को। अब आगे आते हैं प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर में। प्राइम नंबर वो नंबर जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, वन या तो इटसेल्फ, और वरना कंपोजिट नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एक बार फटाफट ध्यान देना। नेक्स्ट वाला बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है भाई, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर तुम्हें ना आगे देखने को मिलेगा, आगे यूज होगा इसका, तो इसलिए मैं तुम्हें अभी पढ़ा देता हूँ को प्राइम नंबर क्या होता है, बार समझना। सबसे पहले को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम देखो, को वर्ड में देखो, को मीन्स कहां पे आता है, जब कोई दो चीज साथ में आती है। प्राइम मीन्स मतलब प्राइम नंबर। नंबर का मतलब क्या होता है, अब देखना आगे। मैंने बोला आपके पास कोई दो ऐसे नंबर है, जैसे मैंने बोला 3 और 4। मैंने बोला ये दोनों एक ऐसे नंबर हैं जिनके बीच में केवल वन ही क्या है, कॉमन फैक्टर है। मतलब अगर मैं तुम्हें देसी भाषा में समझाऊं ना भाइयों, तो सीधी सी बात, क्या दो ऐसे नंबर जिनको सिर्फ एक ही डिवाइड कर सकता है और कोई डिवाइड नहीं कर सकता। आप बताओ 3 और 4 को कौन डिवाइड कर सकता है, केवल वन डिवाइड कर सकता है। तो एक बार 3 के फैक्टर निकाल के देखो, 3 की कौन कौन, 3 को या तो एक डिवाइड कर सकता है, नहीं तो 3 डिवाइड कर सकता है। 4 को केवल नहीं तो एक डिवाइड कर सकता है, नहीं तो 4। इसका मतलब इन दोनों को सिर्फ एक ही नंबर डिवाइड कर सकता है, जो कि कॉमन है, वो क्या है, 1। तो इसलिए को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर, ऐसे बोल लो, नहीं तो ऐसे बोलो, जिनको सिर्फ एक ही डिवाइड कर सकता है, जिन दोनों नंबर को। ठीक है भाई। अब फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को लगता है कि भैया ये नंबर हमेशा प्राइम होंगे तभी ऐसी बात है। उनको क्या लगता है कि अगर ये दोनों प्राइम नंबर होंगे तभी वो को प्राइम कहलाएंगे। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हो, मैं आपके सामने एक नंबर लिख रहा हूं 8 और एक लिख रहा हूं 9। 8 और एक 9 लिख रहा हूं। अब तुम मेरे को बताओ क्या ये को प्राइम नंबर है या नहीं। कमेंट सेक्शन में बताओ क्या ये को प्राइम नंबर है या नहीं। को प्राइम नंबर का मतलब होता है बेसिकली कि भैया को प्राइम नंबर के अंदर 8 के कौन कौन डिवाइड कर सकता है। 8 को भैया 1 डिवाइड कर सकता है, 8 को 2 डिवाइड कर सकता है, 8 को 4 डिवाइड कर सकता है, नहीं तो 8 को वो खुद डिवाइड कर सकता है। 9 को कौन डिवाइड कर सकता है, नहीं 1 डिवाइड कर सकता है, 3 डिवाइड कर सकता है और 9 डिवाइड कर सकता है। तुम देख रहे हो क्या ये दोनों के दोनों कंपोजिट नंबर है। हाँ भैया कंपोजिट नंबर है। क्यों है, क्योंकि इनके दो से ज्यादा फैक्टर है, और प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि भैया इनका दो फैक्टर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। क्योंकि अब कंपोजिट नंबर होने के बावजूद भी इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ देख रहे हो क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। इट मीन्स ये दोनों के दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। क्या है, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर की एकमात्र डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि वो ये कि दोनों के बीच का जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो सिर्फ 1 होना चाहिए और उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तो ही वो को प्राइम नंबर कहलाएगा। बात क्लियर हो गई है, दिमाग में घुस गई, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा। देखो समझ आना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथ्स ऐसी चीज है जो बहुत इजी है, मैथ्स बहुत आसान है। मैथ्स से मोहब्बत करो, क्योंकि एम से मैथ्स, एम से मोहब्बत करना तुम्हारा फर्ज होना चाहिए मैथ्स के साथ। ध्यान रखो भाई। देखो को प्राइम नंबर समझ आ गया। अब एक बार इसकी डेफिनेशन वगैरह समझ लेते हैं। बाकी क्योंकि लोगों को देखो एक चीज बताऊंगा, लिखी हुई है, देखना एक बार ध्यान से। को प्राइम नंबर्स आल्सो नोन एज रिलेटिवली प्राइम और म्यूचुअली प्राइम नंबर्स आर टू और मोर नंबर्स दैट हैव ओनली वन, ध्यान रखना क्या लिखा, दैट हैज ओनली वन एज देयर ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। मतलब सिंपल सी बात, सेकंड पॉइंट, नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, कि एक के अलावा उनका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता। इसके बाद देखो लास्ट लाइन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट्स कॉमन मिसकंसेप्शन दैट को प्राइम नंबर्स मस्ट बी प्राइम, कि को प्राइम नंबर को प्राइम होना जरूरी है, मिसकंसेप्शन है लोगों को। while two prime numbers are always co-prime, two composite numbers can also be co-prime। बात समझ आ रही है आपको, yes और no? ठीक है भाई। तो कोई एग्जांपल मेरे को कमेंट में बताओ, कम से कम 3 को प्राइम नंबर के एग्जांपल कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ। आप सब जो बच्चा यहाँ तक वीडियो देख चुका है, अभी फटाफट जाके कमेंट सेक्शन में तुम्हें मिनिमम 3 को प्राइम नंबर लिखने हैं, मेरे अलावा जो मैंने लिखवाए हैं उससे अलग। ठीक है भाई। अब चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं। अब टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा, दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलती है क्या नहीं, बहुत ही आसान टॉपिक है, यहां तक समझना। यहां तक अभी तुम्हें चीजें अगर समझ आई है तो ये तो बहुत आसानी से समझ आएगी। ठीक है भाई। सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से बोलने से पहले मैं तुम्हें एक दो चीजें बताता हूँ, वो समझ आ। मैं बोलता हूँ जैसे कि मेरे को ये बताओ, ये 16 लिखा है, क्या मैं 16 को ऐसे लिख सकता हूँ? दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ऐसे लिख सकता हूँ? यस और नो? चलो ठीक है, मैं लिख सकते हो। मैं लिखता हूँ 18।
2 तिया 6 तिया 18, ऐसे लिख, समझ आ रही है बात? कोई और नंबर बोलते, एग्जाम्पल लेते हैं 27, 3 3 9, 3 27, 25, 5 इंटू में 5। अब एक चीज तुम्हें यहाँ पे नोटिस करनी है, वो नोटिस क्या करना है, जो जो मैं नंबर लिख रहा हूँ 16 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब एक बार जब ध्यान से देखोगे ना, ये 16 नंबर क्या है, 16 नंबर है कंपोजिट नंबर। क्यों भैया कंपोजिट है? क्योंकि 16 के दो से ज्यादा फैक्टर हैं। 16 को 2 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है और 8 भी डिवाइड करता है और 16 को 16 भी डिवाइड करता है। तो ये कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर, ये भी कंपोजिट नंबर, ये भी कंपोजिट नंबर। क्यों कंपोजिट? क्योंकि इनके दो से ज्यादा फैक्टर है। अब हर कंपोजिट नंबर के मैंने आगे फैक्टर लिख रखे हैं भाई, ध्यान रखना। आगे इनको कैसे लिख सकते हैं, लिखा है मैंने 16 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एक चीज ध्यान रखो, ये 2 क्या है? 2 तो प्राइम नंबर है भैया। ये 2 क्या है? ये तो प्राइम नंबर है। ये 2 क्या है? प्राइम नंबर। ये 2 क्या है? ये भी प्राइम नंबर। ये 2 क्या है भैया? ये भी प्राइम। ये 2 क्या है? ये भी प्राइम। ये 3 क्या है? ये भी प्राइम। मतलब एक चीज ध्यान रख रहे हो, अगर किसी कंपोजिट नंबर को लिखना है, मतलब मैं यहाँ पे लिखूं, अगर किसी कंपोजिट नंबर को लिखना है तो क्या मैं ये बात देख पा रहा हूं कि कंपोजिट नंबर जो लिखा हुआ है वो प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है? मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर को हम कैसे लिख रहे हैं? प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन में। भैया P1 P2 P3 क्या है? कोई भी प्राइम नंबर, P1 कोई प्राइम नंबर, P2 कोई प्राइम नंबर, P3 कोई प्राइम नंबर, डॉट 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 Pn। ये क्या लिख दिया भैया आपने अलग ही भाषा के अंदर? कुछ नहीं लिखा भाई, ध्यान से समझ। हर कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन से बन रहा है। हर कंपोजिट नंबर, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम और ये भी प्राइम, 25 भी, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम। तो हर कंपोजिट नंबर जो बन रहा है वो प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन से बन रहा है। तो इसी चीज को मैंने क्या करा है, यहां पे नॉर्मली लिख दिया है एक मैथ्स की फॉर्म में कि हर कंपोजिट नंबर जो होगा, कोई भी कंपोजिट नंबर होगा, वो प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के अंदर लिखा हुआ है। अब एक बात बताओ, ये जो 2 2 2 करके इसको जब हम लिखेंगे तो इससे यही तो मिलेगा क्या? कुछ और मिल सकता है? नहीं मिल सकता। और इसको बोलते हैं कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने करी है ना, ये फैक्टोरियल हमने जो लिखे हैं, ये बहुत ज्यादा यूनिक लिखे हैं। ये जो हमने लिखा हुआ है ना यहाँ पे 2 into 2, यूनिक का मतलब क्या है कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद केवल और केवल यही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो बेसिक बात अब जो मैं समझा रहा हूं समझो, हर कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। अब मैथमेटिशियन ने इसी बात को इंग्लिश में लिख के कह दिया कि ये है क्या लिखा, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसी भाषा को क्या लिख के बता दिया, इसी चीज को इंग्लिश में लिख के उसने बताया, इसी को बोलते हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। भैया आपको इंग्लिश नहीं आती क्या, या बता नहीं सकते क्या? नहीं भाई आती है, बस तू ध्यान से समझ, तेरे को ऐसा समझ आ जाएगा इंग्लिश कुछ नहीं है। हर कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं या फिर प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर बोलो, कुछ मतलब समझ आना चाहिए कि हर कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम लिख सकते हैं या फिर एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये जो फैक्टराइजेशन होगी ये यूनिक है, क्योंकि इसको करने से सिर्फ वही कंपोजिट नंबर मिलता है। बात समझ आ गई? और इनका ऑर्डर जैसे मर्जी लिखो, डजंट मैटर। अब बताओ ये 2 इधर आता, ये 3 इधर आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। क्या 3 को इधर लिखेंगे, 2 को इधर लिखेंगे, तब भी तो आंसर वही आ रहा है। तो वो बात है। अब एक बार इसको इंग्लिश में देख लेते हैं क्या लिखा है, क्योंकि हमारे पास इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो उनको डेफिनेशन चाहिए होती है। तो डेफिनेशन देखो भाई एक बार। डेफिनेशन सुनो भाई सारे सारे। एवरी गिवन कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, हर कंपोजिट नंबर जो भी दिया है आपको उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये जो फैक्टराइजेशन होगी ये क्या होगी, यूनिक होगी। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स कम, कि ऑर्डर से मैटर नहीं करता कि 2 आगे लिखा तो पीछे लिखा है, बस लिखा होना चाहिए। बात समझो। डेफिनेशन इंग्लिश की कुछ भी नहीं है दोस्तों, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझो। हर कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन में हम लिख सकते हैं। सो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर विच द कम। ठीक है,
अब भाई ये पूरी डेफिनेशन हो गई। अब इसके बाद आगे की टॉपिक स्टार्ट करने ध्यान रखना, डेफिनेशन पूछ दे तो लिख देना, वरना इस पे एक आधा छोटा मोटा सवाल होता है, बताता हूँ क्या। अब चलते हैं एक बार नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है भाई, आवाज अभी तक रिकॉर्ड हो रही है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भाई, नंबर्स एंड विद डिजिट जीरो। हाँ भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ध्यान रखना भाई, पूछा जाता है कि नंबर एंड डिजिट विद जीरो, ऐसे कौन से नंबर हैं जो कि लास्ट में जीरो आता है उससे एंड करते हैं। इसमें सवाल पूछा जाता है, बहुत छोटा सवाल होता है। वो सवाल कुछ तरीके से होता है कि 2 की पावर n, या फिर 4 की पावर n, या फिर 6 की पावर n, अगर ये नंबर क्या कभी जीरो से एंड करेगा या नहीं करेगा। तो बहुत छोटा सा इसका आंसर होता है और बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कोई भी नंबर है उसके लास्ट में जीरो कब आता है। पहले तुम्हें बताओ कौन कौन से नंबर तुमने देखे। तुमने देखा होगा 10, 100, 520, 510, ऐसे कुछ नंबर है जिनके लास्ट में जीरो आ रहा है। ऐसे बहुत नंबर होंगे जिनके लास्ट में जीरो आता है। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ एक बार अपने इनका फैक्टर लेके देखो क्या कैसे आता है। इसमें मल्टीप्लाई को सॉल्व करो एक बार। 10 कैसे होता है, 2 मल्टीप्लाई में 5। 100 कैसे आता है, 2 कितना, हाँ 2 2 से करेंगे कितना आएगा 50, फिर उस पर करोगे इसको कर देते हैं एक बार ना, 2 2 2 4, 4 4 पंजे 20, 20 पंजे 100। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं एक बार। इसको सॉल्व करोगे, फैक्टर ले लेते हैं एक बार इसकी, 520 की भी कितने फैक्टर आते हैं। 2 दूनी 4, 1 2 6 12, 0 2 एकम 2, 2 तिया 6, 0 2 65। ठीक है, अब ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15। तुम एक बार देख रहे हो, और उसके बाद 13 से कर देना, 13 इसके भी यार 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई। एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली होगी, हर वो नंबर जिसके लास्ट में जीरो है उसके पास एक चीज ध्यान रखना, जिसके भी लास्ट में जीरो आ रहा है, ध्यान रखना सबके लास्ट में जीरो है। कलर थोड़ा सा दिखसा नहीं रहा मेरे को लग रहा है, उसके अंदर 2 5 2 5 2 5 कोई दो फैक्टर जो है वो हमेशा है। वो कौन कौन से, 2 और 5। बेसिक सा एग्जांपल की भैया, किसी भी नंबर के लास्ट में जीरो तब आएगा जब उसको सॉल्व करेंगे तो उसके फैक्टर में एक 2 होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अब इसके अलावा और कुछ भी हो डजेंट मैटर, कुछ भी हो उससे मैटर नहीं है। अगर लास्ट में जीरो है तो उसके अंदर 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, ये दोनों के दोनों प्रेजेंट होने चाहिए, तब ही जाके वो नंबर जीरो एंड करेगा। बात समझ आ रही है। अब तुम देख रहे हो हर जो नंबर जिसके लास्ट में जीरो आ रहा है उसके अंदर 2 5 हर में ये फैक्टर क्या है, कॉमन है। इसीलिए अब से एक बात ध्यान रखनी है, हर नंबर जो जीरो से एंड होगा उसके अंदर 2 और 5 तो फैक्टर के रूप में मौजूद होंगे। बात समझ आ रही है, यस और नो। अगर आ रही है तो कमेंट में यस लिखो, नहीं आ रही तो भी यस लिखो, क्योंकि दोबारा पढ़ो उसके बाद समझो, फिर तो समझ आएगी, फिर यस लिखना। ठीक है भाई, तो नंबर्स एंड विद डिजिट जीरो समझ आ गया होगा। ऐसे नंबर जिनके अंदर 2 या 5 फैक्टर होगा वो जीरो से एंड करेंगे ही करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक सवाल जो एग्जाम में आता है वो एग्जाम के ऊपर एक बार इस सवाल के ऊपर चर्चा करते हैं। वो ये सवाल देखो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। सवाल क्या है, कंसीडर द नंबर 4 की पावर n। क्या कहता है, कहता है 4 की पावर जो n है, where n is a natural number, check whether there is any value for which 4 की पावर n can end with the digit 0। क्या वो डिजिट 0 से एंड कर सकता है वो किसी नेचुरल। अच्छा मैं बोलता हूँ चलो एक बार चेक करते हैं। इन्होंने बोला क्या ये जो लिखा है 4 की पावर n जिसमें से n नेचुरल नंबर है, क्या ये नंबर कभी जिंदगी में आगे जीरो से एंड करेगा। मैंने बोला एक बार चेक कर लेते हैं। 4 की पावर एक बार n है तो मैं 1 रख, नेचुरल नंबर तो मतलब 1 से स्टार्ट होगा, 1 रख के देखते हैं तो ये आ रहा है 4।
4 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई में 2, ठीक है। अब आया 4 की पावर 2, तो 4 की पावर 2 4 मल्टीप्लाई में 4, मतलब 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में, तो 2 बार लिख दिया मैंने। तो अगर लिखता हूँ 4 की पावर 3 तो 4 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 4, अब यही चीज 3 बार आ जाएगी। बात समझ आ रही है भाई मेरे को? बात समझ आ रही है तुम सबको मेरी? कि 3 हुई तो 3 बार आ गया ये, अगर 4 होएगी तो ये 4 बार आएगा, 5 हो जाएगी 4 की पावर तो ये 5 बार आ जाएगा। बट ऐसा कभी इसके अंदर तुम्हें देखने को मिल रहा है क्या भैया? इसके अंदर ना एक फैक्टर तो है 2, बट इसके अंदर 5 जो है ना ये मिस है भैया, मिसिंग है। 5 क्या है? मिसिंग है। और अगर किसी भी नंबर के फैक्टर के अंदर जब उसको सॉल्व करते हैं उसमें 2 और 5 साथ में नहीं है, तब इसका मतलब वो डिजिट 0 से एंड नहीं कर सकता। खाली 2 से काम नहीं बनेगा। कहीं तुम सोच रहे हो कि भैया चाय बनानी है तो खाली पानी पानी ले आओ या चाय पत्ती ले आओ, चाय बन जाएगी? नहीं, अगर चाय बनानी है तो सारे इंग्रेडिएंट चाहिए। उसी हिसाब से अगर इस नंबर को एंड से करवाना है किससे, अब जैसे 4 चौक कितना होता है 16, इसको करने पे आ रहा है 16, अब 4 की पावर 3 4 चौक 16 चौक 64, ये होता है 64। ऐसे ही 4 की पावर अगर तुम करोगे 4 तो 16 चौक 64 चौक कितना होता है भाई? 256। ठीक है भाई, ये नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा क्योंकि इसके वेक्टर के अंदर 5 मिसिंग है। 5 किसी भी केस के अंदर नहीं आएगा, चाहे n की पावर आप कुछ भी रख लो। इसीलिए हम बोलेंगे कि भैया केवल केवल, अब इसके अंदर हम आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर लिखने का प्रोसेस बहुत सिंपल सा है कि इसके फैक्टर्स के अंदर जो 5 फैक्टर है वो मिसिंग है, और अगर हमें किसी नंबर में डिजिट लास्ट में 0 चाहिए तो उसमें 2 और 5 साथ में आने चाहिए, इसमें वो नहीं है। दैट इज व्हाई दिस नंबर कैन नॉट एंड विद 0, एंड ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पे सॉल्व। और ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना भाई। ये 4 की पावर n के बाद 6 की पावर n दे देगा, 5 की पावर n दे देगा, कुछ भी दे देगा। 5 की पावर n देगा तो उसमें 2 मिसिंग होगा भाई। तो ये एक बार इसका आंसर चेक करते हैं, देखना भाई। आंसर, इफ द नंबर 4 की पावर n, मिस्टेक हो रखी होगी, इसको भूल जाके 4 की पावर n, फॉर एनी n वर टू एंड विद द डिजिट 0, इसको 0 से एंड करना है, देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5। इसको 5 से तो डिवाइड हो जाना चाहिए। दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n। 4 की पावर n का जब प्राइम फैक्टर हमने किया वुड कंटेन द प्राइम 5। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 4 की पावर n के अंदर 2 और 2 की पावर n होता है। इनका कहने का मतलब है ये जो 4 की पावर n है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2n। ठीक है भाई, तो इसके अंदर कहीं पर भी 5 तो दिख ही नहीं रहा ना हमारे को। सो द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n इज 2। एक ही प्राइम है वो है 2, 5 इसमें मिसिंग है। सो द यूनिकनेस ऑफ द fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no prime in the factorization of 4 की पावर n। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये प्रूव करती है कि इसके अंदर कोई दूसरा प्राइम नहीं है 2 के अलावा, इसीलिए ये नंबर कभी डिजिट 0 से एंड नहीं करेगा। और अगर हमें 0 से एंड चाहिए तो हमें लास्ट में एक प्राइम और चाहिए था फैक्टर के अंदर, वो क्या था? 5। अगर 5 मिल जाता तब ये सॉल्व, मतलब डिजिट 0 से एंड कर जाता। चलो भाई, ये हो गया हमारा यहां तक का टॉपिक। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए एंटर करते हैं, फटाफट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आता है हमारा टॉपिक फैक्टराइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टराइजेशन? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ध्यान रखना। कलर देख लेते हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? सबसे पहले 2 फैक्टर से मिलकर बना है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब किसी भी नंबर को तोड़ तोड़ के लिखना। मतलब जैसे मैं आपको बोलूं कि ये 100 लिखा है, तो 100 कैसे आया? 2 2 5 5, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 पंजे 20 पंजे 100। एक सेकेंड इरेजर ले लूं। मतलब 100 लिखा कैसे गया है? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। मतलब किसी एक बड़े नंबर को छोटे छोटे नंबर में तोड़ने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ बिग नंबर ब्रेक डाउन इनटू इट्स फैक्टर। कोई भी एक नंबर को हम क्या करते हैं? उसके फैक्टर के अंदर तोड़ते हैं। अच्छा भाई चलो,
अब स्टार्ट एक बार करते हैं फटाफट, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता है क्या नहीं। अभी जो फैक्टराइजेशन होती है ना भाई, दो तरीके से होती है, तो मैं करनी भी सिखाऊंगा। एंड वो भी फैक्टराइजेशन होती है दो तरीकों की होती है, एक होती है जनरल, एक होती है प्राइम। जो भी हम पीछे पढ़ते आते हैं ना प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन वो क्या है एक बार समझो। एक होती है जनरल फैक्टराइजेशन, एक होती है प्राइम फैक्टराइजेशन। जनरल फैक्टराइजेशन में और प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या डिफरेंस है समझना। जनरल फैक्टराइजेशन के अंदर हम किसी कोई भी नंबर, जैसे मैंने बोला कि कोई नंबर है 100, अगर इसको फैक्टराइज करने है, यही प्रोसेस होता है करने का, तुम लोग को पता है, ठीक है भाई। अगर इसके फैक्टर लें तो हम क्या करेंगे, कोई एक ऐसा नंबर देखेंगे जो इसको उससे डिवाइड करता हो। अभी तक तुमने सीखा था कि भाई सब छोटा नंबर लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, बट मैं बोलता हूँ एक ऐसा नंबर भी तो 20, तो 20 को भी तो डिवाइड करो, 20 पंजे कितना होता है 100, तो 5 एकम कितना हो गया 5, ये मैंने कर दिया। अब ये जो 100 आया है, जिसके फैक्टर कितने आए हैं 20 इंटू 5, 20 इंटू 5 आया ना। तो अभी जो 20 आया है वो क्या है, इसका फैक्टर है। ये 5 आया है, ये भी क्या है इसका फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या है, ये 20 इस 100 से डिवाइड हो जाएगा, 100 को डिवाइड कर देगा, और ये 5 भी क्या करेगा 100 को डिवाइड कर देगा, इजीली कर देगा, तो इसलिए तो उसको फैक्टर बोल रहे हैं। बट हमने इस फैक्टराइजेशन जो हमने प्रोसेस करा, इसके अंदर हमने कोई रूल वूल नहीं करा। हमको लगा ये 20 से डिवाइड होगा, हमने 20 से कर दिया। हमें लगता 50 से डिवाइड होता, हम 50 से कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी। इसको बोलते हैं जनरल फैक्टराइजेशन, कि आपका जिस नंबर से डिवाइड करने का मन करता है आप उससे करो, तो उससे आप फैक्टर निकाल लोगे। बट अब एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कहता है, कहता है कि तुम्हें फैक्टर तो करने हैं, बट एक चीज ध्यान रखना है कि जो जिस नंबर से आप डिवाइड करोगे वो नंबर प्राइम होना चाहिए। ध्यान रखना क्या बोला मैंने, यहाँ पे जो भी हम नंबर ले रहे थे वो अपनी मर्जी से ले रहे थे, 20 5 जितना मेरा मन करता, 50 से भी कर सकता था, तो ये जनरल था। बट प्राइम फैक्टराइजेशन के केस के अंदर क्या होगा कि अगर हमें 100 से किसी को डिवाइड करना है, तो जो भी नंबर हम चूज करेंगे डिवाइड करने के लिए, वो जो नंबर होगा वो प्राइम होना चाहिए, तभी ये डिवाइड कर पाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने बोला 100 को डिवाइड करने किसी नंबर से, किसी बच्चे ने बोला भैया 2 ले ले, 2 प्राइम नंबर, मैंने बोला ले ले भाई, 2 से डिवाइड करा कितना आएगा 2 पंजे 10, और यहाँ कितना आएगा 0। अब किसी बच्चे का मन करता भैया 50 दिया, 50 से डिवाइड कर दो सीधा, 50 एकम 50, मैंने बोला नहीं करना भाई, हमें प्राइम नंबर लेना है। अब प्राइम नंबर के अंदर भी है 2 भी आता है 5 भी आता है, किससे ले, अब जिस मर्जी से लो, 2 और 5 दोनों के दोनों ही तो प्राइम है। ये 2 से भी डिवाइड होता है 5 से डिवाइड, तो जिस मर्जी से आप कर सकते हो, जिससे आपकी इच्छा करे। मैंने बोला स्मॉलेस्ट से करते हैं 2 से करते हैं, तो 2 से करेंगे कितना आएगा यहाँ पे 25। अब बताओ किससे डिवाइड होता है, अब किसी बच्चे का मन करता है 25 से कर दूं, 25 प्राइम नंबर है या नहीं, नहीं कर सकते, क्योंकि आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो, और प्राइम के अंदर हमेशा प्राइम नंबर ही लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। प्राइम नंबर है हमारे पास 5, तो 5 5 25 बचा 5, 5 1 5। फैक्टर निकल के जो आएंगे वो केवल कौन से आएंगे, प्राइम नंबर आएंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब एक चीज यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखना है, ये जो नंबर निकला है ये प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन में तो निकला है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, की यहाँ पे जो फैक्टर निकल के आएंगे वो सारे क्या आएंगे, प्राइम आएंगे, और कोई दूसरे नंबर नहीं आएंगे। बट दिस केस के अंदर क्या हो रहा था, नंबर एक प्राइम आया, एक दूसरा आया, तो इसलिए इसको जनरल कहा गया, इसको क्या कहा गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो दो टाइप की फैक्टराइजेशन होती है, जनरल और प्राइम। प्राइम वाले में केवल फैक्टर प्राइम होंगे, और इसके अंदर प्राइम के अलावा भी हो सकते हैं। तो ये था फैक्टराइजेशन के 2 टाइप। अब चलते हैं आगे, एचसीएफ एंड एलसीएम। अब एचसीएफ क्या होते हैं, एलसीएम क्या होते हैं, दोनों को ध्यान से समझना, बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ऐसे मतलब कुछ वो नहीं है कि मुश्किल है। सबसे पहले एक चीज मतलब समझो, छोटे छोटे मतलब है, तुम्हें सबका मतलब इनका पता ही होगा। एक हो गया फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है कोई नंबर डिवाइड करे। मैंने बोला कि 40 है, तो 40 के फैक्टर कितने होंगे, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 दूनी 40। अब ये जो नंबर निकल के आए छोटे छोटे, ये जो नंबर निकल गए छोटे छोटे, ये वो नंबर है जो इस नंबर से क्या होते हैं, डिवाइड करते हैं। ये 2 इसको भी डिवाइड करता है, ये 5 इसको भी डिवाइड करता है, ये 2 इसको डिवाइड करता है। तो फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो मेन नंबर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। बट एक दूसरा शब्द आपके सामने आएगा, एक सामने आएगा मल्टीपल। एक मिनट, स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, तो बहुत से बच्चे सीधा कमेंट करने लग जाएंगे भैया स्पेलिंग गलत नहीं आती तुम्हें, स्पेलिंग नहीं आती मतलब। मल्टीपल, मल्टीपल क्या होता है भाई, देखना मल्टीपल समझना बहुत इजी है। मल्टीपल का मतलब है, जैसे मान लो मैंने बोला 8, मैंने बोला 8, 8 का मल्टीपल क्या होगा, 8 का मल्टीपल है 8 का नेक्स्ट मल्टीपल, 8 का नेक्स्ट मल्टीपल कितना होगा
8 के बाद आएगा 16, 8 दूनी 16, 16 के बाद कितना आएगा 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। तो ये 8 के बाद जो 16 लिखा है, जिससे बड़ा नंबर आई, ये 16 क्या है, इसका मल्टीपल है। ये 24 क्या है, 8 का मल्टीपल है। 32 क्या है, 8 का मल्टीपल है। 40 क्या है, 8 का मल्टीपल है। कि 8 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो नंबर मिल जाए, तो इस नंबर को क्या बोलेंगे, 40 को, ये इसका क्या है, मल्टीपल है। बात समझ आ रही है आपको, क्लियर समझ आ रही है बात? चलो, अब ये दोनों के मतलब क्लियर हो गया होगा, तो फटाफट एक बार इसको आप लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको रब करूंगा। अब आगे तुम एक चीज कराऊंगा, फटाफट इसको लिख लो। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है भाई? चलो एक बार लिख लो सही से, ठीक है भाई? चलो अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। दोनों चीजों का मतलब बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा तुम्हारे को। फैक्टर क्या है होता है, फैक्टर वो नंबर होता है जो मेन नंबर को डिवाइड करता है। और वो ध्यान रखना, देखो छोटी सी चीज बताऊं, फैक्टर जो होता है ना, वो नंबर से छोटा ही होगा हमेशा। बात समझे? मोस्ट ऑफ द केस में क्या होगा, छोटा होगा। और जो मल्टीपल होगा वो मैक्सिमम केस में क्या होगा, बड़ा होगा। ध्यान रखना इस, ठीक है? अब एक बार आते हैं उस पे, एचसीएफ और एलसीएफ। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत पहले तो नॉर्मल देसी तरीके समझाऊंगा। अगर देसी तरीका समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम किससे करेंगे, जो बुक वाला तरीका में आता है। सबसे पहले हम आते, मैं बोलता हूँ आपके पास दो नंबर है, कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, 8 और 14 ले लेते हैं। 14 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 14, मैंने बोला 8 और 14 है आपके पास। अब मेरे को बताओ एक बार, ये 8 के कौन कौन से फैक्टर होंगे? 8 को कौन कौन डिवाइड करता है? वो 8 को 1 डिवाइड करता है, हाँ। 8 को 2 डिवाइड करता है, हाँ। 8 को 4 डिवाइड करता है, हाँ। 8 को 8 भी डिवाइड करता होगा, हाँ भैया 8 भी डिवाइड करता है। मतलब मैं इसको अब देसी फॉर्म में अगर लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, कि भैया 8 को ना काफी नंबर डिवाइड करते हैं। कौन कौन? 8 को डिवाइड करता है 1 भी डिवाइड करता है, 8 को 2 भी डिवाइड करता है, 8 को 4 भी डिवाइड करता है, 8 को 8 भी डिवाइड करता है। 14 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं कि कौन कौन डिवाइड? 14 को 1 भी डिवाइड करता है, 14 को 2 भी डिवाइड करता है, 14 को क्या और कोई नंबर डिवाइड करता है? हाँ भैया 14 को 7 डिवाइड करता है। क्या और कोई डिवाइड करता है? नहीं भैया 14 को 14 खुद डिवाइड करता है। यही है क्वेश्चन, और कोई केस पॉसिबल है? नहीं। अब मैंने बोला मुझे एक बात बताओ, इन दोनों नंबर में से इन दोनों को एक कॉमन ऐसा नंबर बताओ जो दोनों को डिवाइड करता हो। तुमने बोला भैया ये 1 भी डिवाइड करता है दोनों को, ये 2 भी डिवाइड करता है, इसके अलावा और कोई नंबर डिवाइड नहीं करता। ये दोनों के दोनों क्या है, इसकी कॉमन फैक्टर है, दोनों की कॉमन फैक्टर है। तुमने बोला क्या, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मैं कहा बताओ इन दोनों की कॉमन फैक्टर क्या? तुमने बोला 1 है और मैंने बोला 2 है। मैंने बोला मुझे ना ऐसे कॉमन फैक्टर की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं मुझे सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ कि दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तुमने बोला भैया हाईएस्ट पूछा है आपने कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट तो 2 होगा। तो मतलब इन दोनों को 8 और 14 को 2 जो है, इनके फैक्टर में सबसे हाईएस्ट ऐसा नंबर है जो क्या करता है, डिवाइड करता है। तो मतलब मैं बोल सकता हूं 2 क्या है, हाईएस्ट है। हाईएस्ट क्या है, कॉमन है। कॉमन क्या है, फैक्टर है। क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज HCF। कि इन दोनों नंबर का क्या है, 2 HCF है। मतलब ये 2 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है और सबसे बड़ा नंबर भी है। इसके बाद 2 के अलावा और कोई नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड करता हो। ये हाईएस्ट है और कॉमन है दोनों के बीच में, जो इन दोनों को डिवाइड करता है, जो इसको भी डिवाइड करेगा और जो इसको भी डिवाइड। बात समझ आ रही है, पल्ले पड़ रही है, क्या बोल रहा हूँ, दिमाग में आई? क्या बोला, ध्यान से सुन लो एक बार, लास्ट टाइम बताऊंगा, क्लियर करना, उसके बाद HCF का कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे। HCF का मतलब हो गया भैया दो नंबर का ऐसा कॉमन फैक्टर जो क्या हो, सबसे हाईएस्ट हो, मतलब सबसे बड़ा हो। उससे बड़ा कोई कॉमन फैक्टर दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए। अभी तो एक एग्जांपल किया, मैं आपको मैं दिखाता हूं। मान लो कि 2 एग्जांपल आ गए। पहले 1 सेकंड रुक जाओ, मैं पानी पी लूं थोड़ा सा। देखना भाई, अब मैं तुम्हारे सामने कोई नंबर लेता हूं। मैंने बोला 16 नंबर लिखते, मैंने बोला एक जगह 16 है और एक जगह क्या है 12। अब मेरे को बताओ 16 को कौन कौन डिवाइड करता है? 1 करता है, यस। 2 करता है, यस। 4 करता है, यस। 8 करता है, यस। 16 करता है, यस।
12 को 1 करता है, 2 करता है, 4 करता है, 3 करता है, 12 करता है, और 6 भी तो करता है भैया, 8 नहीं करता। ये सब के सब क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। अब मैंने बोला एक बात, तो सबसे पहले कॉमन कौन कौन से, पहले तो ये चेक 1 2, और कुछ कॉमन आया? मैंने बोला मेरे को वो फैक्टर बताओ जो दोनों के बीच में कॉमन है और सबसे हाईएस्ट है, मतलब एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता हो और वो सबसे हाईएस्ट हो। तो भैया दोनों को डिवाइड करता हो और सबसे हाईएस्ट तो एक ही नंबर है, वो क्या है, 4। 2 भी डिवाइड करता है लेकिन 4 करता है, तो 4 हाईएस्ट हुआ ना। तो इट मींस इन दोनों नंबर का 4 क्या है, HCF है। ध्यान रखना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर। तो ये तो हो गया देसी तरीका, जो मेन जुगाड़ है, मतलब मेन जुगाड़ मतलब ये मेन कॉन्सेप्ट है कि HCF का मतलब समझ आ रहा है कि भैया एक ऐसा नंबर जो दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर हो बट लेकिन हाईएस्ट हो। समझ आ रही है बात, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो। चलो अब आते हैं एलसीएम के ऊपर। एलसीएम क्या होता है भैया बता दो। एलसीएम भी बहुत सिंपल सी चीज है भाई, देख मैं बोलता हूँ, जैसे तेरे को एग्जांपल मैं लेता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ 8 और यहाँ पे लेते हैं हम 12, ठीक, 8 और 12। मैं बोलता हूँ एक बार 8 के मल्टीपल लिखो, 8 का नेक्स्ट मल्टीपल कितना होगा, 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छेक 48, 8 छेक 48, 8 सात 8 56, 64। ऐसे ही मैं बोलता हूँ 12 का लिखो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 48 कैसे हो गया भाई, ठीक, 12 चौक कितना होता है भाई, 48 ही होता होगा, 4 दूनी 8, हाँ भाई टेबल रटता नहीं भाई, मैं यार भूल गया। 12 दूनी 24, 12 36, 12 48, 12 पंजे 60, 12 छक 72। अब देखो भाई ये हमने क्या लिखे हैं, 8 के मल्टीपल लिखे हैं और 12 के मल्टीपल लिखे हैं। अब हमसे पूछा जा रहा था भाई कि ना दोनों के बीच में, मतलब मेरे को एक ऐसा नंबर बताओ जो दोनों का क्या हो मल्टीपल हो, कॉमन मल्टीपल, दोनों का क्या हो कॉमन मल्टीपल हो, बट लेकिन सबसे छोटे वाला, फर्क समझना, दोनों का कॉमन मल्टीपल हो बट सबसे छोटे वाला। तो मैंने बोला भाई दोनों का पहले कॉमन मल्टीपल कौन है, मैंने बोला कॉमन मल्टीपल तो 24, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। और कोई कॉमन मल्टीपल देखने के लिए मिल रहा है, हाँ भैया ये 48 भी देखने को मिला, ये भी 48 देखने को मिला, क्या और कुछ आगे देखने को मिल रहा है, हो सकता है आगे मिले, हमने नहीं लिखा। कहता है कि भैया बहुत सारे कॉमन मिलेंगे बट मैं चाहता हूं एक ऐसा कॉमन मल्टीपल जो सबसे छोटा हो। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन है भाई, 24 ही तो है, 24 से पहले तो कुछ है ही नहीं। इट मींस 8 और 12 का अगर हमसे कोई लीस्ट कॉमन मल्टीपल पूछे, मतलब एलसीएम पूछे कि ऐसा कॉमन मल्टीपल जो लीस्ट हो वो कौन है, वो है 24। अब ये 24 8 इसको भी डिवाइड करता होगा, 12 के टेबल में भी आता होगा, ये 8 के टेबल में भी आता होगा, और ये सबसे लीस्ट होगा, दोनों के कंपेयर में सबसे क्या होगा, छोटा होगा। तुम देख रहे हो इसके और इन दोनों के बीच में कॉमन है और सबसे छोटा है। बाकी होने को 48 भी है बट लेकिन 48 है 24 से बड़ा है, इसलिए उसको नहीं ले रहे। तो ध्यान रखना कॉमन मल्टीपल होना चाहिए और सबसे लीस्ट होने से छोटा होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, एलसीएम। बात समझ आ रही है भाई, दिस इज योर एलसीएम। चलो भाई अब आगे चलते हैं। इतना समझ आ गया होगा, होप करता हूँ इतना तुम्हें क्लियर हो गया होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, प्रॉपर डेफिनेशन वाइज समझा दिया। अब अगर किसी बच्चे को अभी भी दिक्कत आती है तो जो बुक वाला तरीका है वो उसको भी फॉलो कर सकता है, वो भी कोई बुरा नहीं है, वो भी अच्छा तरीका है, ठीक है भाई। अब चलते हैं आगे, बुक वाला तरीके में समझते हैं। बुक वाला तरीका बोलता है कि मैंने एग्जांपल के लिए एक बार देखना, एग्जांपल मैंने 8 और 8 14 और 16 12, मैं इसको लेके चलता हूँ 16 और 12। मैंने बोला कि लेट्स से एक बार भाई 16 लिखते हैं और एक बार 12। बुक वाला तरीका कहता सबसे पहले अगर तुम्हें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 16 के और 12 के प्राइम फैक्टर ले लो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 12, 2 2 जा 4 सॉरी, 2 1 जा 2। दिमाग कहाँ चल रहा है, तो 16 का बराबर किसका, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, ये किसका आ गया 16 का। 12 का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा अपने को, 12 के लिए भी करना पड़ेगा 2
कितना है, 2 4 12, नहीं 2 6 12 है भाई, क्या होगा 2 3 6, 3 1 3, यहाँ लिखा 2 मल्टीप्लाई में 3, 2 2 3, ये आ गया। बुक वाला तरीका पढ़ रहे हैं भाई, ध्यान रखना, एचसीएफ निकालना सीख रहे हैं। सबसे पहले बुक वाला तरीका क्या बोलते हैं, स्टेप 1 बुक वाला तरीका का होगा, वो स्टेप 1 होता है, क्या कहता है कि सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन लिख के उसको इस फॉर्म में लिख लो। अब इस फॉर्म में भी नहीं बोलता, कहता है सबसे बढ़िया होता है इसको प्रॉपरली फॉर्म में लिख लो। प्रॉपरली का मतलब हो गया, अबे 2 की पावर 2 1 2 3 4 है, तो 2 की पावर कितना है 4, और ये कितना है 2 की पावर 2, और ये अलग से कितना है बगल में 3, ठीक है। मतलब सबको कंबाइंड फॉर्म में लिख लो, पावर वाली फॉर्म में लेके आ जाओ, सबसे बेस्ट तरीका है। अगर ये पावर वाली फॉर्म में आ गया, उसके बाद सबसे पहले ये पूछेगा तुम्हें निकालना क्या, निकालना हुआ अगर HCF, तो ध्यान रखो H मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर तुमसे बोलेगा हाईएस्ट, ध्यान रखना, ये ट्रिक समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, कुछ भी समझ लो, अगर तुम्हें निकालना हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट बोलेगा तो लोएस्ट निकालोगे, लोएस्ट बोलेगा तो हाईएस्ट निकालोगे। क्या बोल रहा हूं अभी समझ नहीं आएगा, जब कराऊंगा तब समझ आएगा, बस इतना दिमाग में रखो, हाईएस्ट बोले तो लोएस्ट, लोएस्ट बोले तो हाईएस्ट। अभी इसने बोला है मेरे को HCF निकाल के दिखाओ, मींस हाईएस्ट निकाल के दिखाओ, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, सबसे पहले तुम्हें देखना है कॉमन वाला क्या है, तुम्हें देखना है कॉमन। कॉमन कौन है, 2 ही तो कॉमन है, 2 ही तो कॉमन है, क्या 3 कॉमन है, 3 का तो है ही नहीं ऊपर, तो 3 तो कॉमन हो ही नहीं सकता, फैक्टर के अंदर तो 2 कॉमन होगा। तो अब कहता है कि अगर 2 कॉमन है, कह रहा जो भी कॉमन होगा, तुम्हें अगर तुमसे हाईएस्ट फैक्टर निकालना है तो तुम कॉमन वाले की लोएस्ट पावर ले लो। मैंने क्या बोला था, हाईएस्ट बोले तो लोएस्ट और लोएस्ट बोले तो हाईएस्ट, तो इन्होंने बोला हाईएस्ट निकालो, तो कॉमन वाले की लोएस्ट पावर, कॉमन की छोटी पावर कौन है, 4 में से और 2 में छोटा कौन है, नीचे वाली पावर, तो इसका आंसर होगा 2 की पावर 2, दैट इज 4। ये हुआ हमारा करेक्ट आंसर। दिस इज योर HCF, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या करना था, स्टेप 1 में प्राइम फैक्टराइजेशन करो, पावर्स की फॉर्म में लिखो, फिर कॉमन वाले को अलग से पकड़ के रखो, अगर वो हाईएस्ट बोलेगा तो लोएस्ट पावर लिख देनी है, लोएस्ट बोलेगा तो हाईएस्ट, बात खत्म और कुछ नहीं, ठीक है। अब आते हैं एक बार एलसीएम पे। सबसे पहले ये फैक्टर तो सेम ही रहेंगे, फैक्टर क्या रहेंगे 2 की पावर 4, और यहाँ पे क्या रहेगा 12, 2 की पावर 2 इंटू में 3 रहेगा। ध्यान रखना, ये तो हमने HCF निकाला। अगर हमसे बोलता है एलसीएम निकालो भैया, एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना है, देखो एलसीएम निकालने बहुत अच्छे तरीके। एलसीएम निकालने के लिए तुम्हें कुछ करना नहीं है, सबसे पहले कॉमन वाले को मार्क कर लो, कॉमन वाला मैंने मार्क कर लिया। कहता है लोएस्ट निकालना होगा ना, लोएस्ट, लोएस्ट बोले तो हाईएस्ट, रिपीट मेरे साथ, हाईएस्ट बोले तो लोएस्ट, लोएस्ट बोले तो बोल भाई हाईएस्ट, हाईएस्ट बोले तो लोएस्ट, लोएस्ट बोले तो हाईएस्ट। तो अभी हमसे लोएस्ट पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर लिखेंगे कॉमन की, कॉमन की लिखनी है, तो कॉमन वाला 2 है, 2 तो 2 की हाईएस्ट पावर है, 2 की पावर 4, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 4। अब क्या करेंगे भैया कि यही हमारा आंसर होगा, नहीं ये आंसर नहीं होगा, अब साथ में जो बचा हुआ है वो सारा का सारा भी लिख ले। पहली बात तो कॉमन की हाईएस्ट पावर लेनी है, और बचा हुआ जो सारा का सारा सामान है वो सबको समेट दो। जैसे अब यहाँ पे 3 बचा हुआ है, तो इस 3 को बगल में लिख लो। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में कुछ और नंबर लिखे होते तो सारे के सारे नंबर उतार ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो भी कॉमन नहीं है वो सारे के सारे नंबर ऑटोमेटिक सेम टू सेम ऐसे उतर जाएंगे, बट जो कॉमन होगा उस कॉमन की क्या होगी, लोएस्ट बोला है तो हाईएस्ट पावर ली जाएगी। तो इसका आंसर कितना होगा, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और ये होगा 3, 2 की पावर 4 इतना ही होता है ना, हाँ, और कितना होगा 3, 16 तिया 48, 16 तिया 48। तो हमने यहाँ पे एलसीएम तो नहीं निकाला था मेरे हिसाब से, 16 और 12 का नहीं निकाला था, एलसीएम निकालते तो कितना आता 48 आता है, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखना, एलसीएम हमेशा क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। और ये 48 क्या है, 48 एक ऐसा कॉमन मल्टीपल है जो सबसे छोटा है, जो 12 से भी डिवाइड होता है और 16 के टेबल में भी आता है। जैसे मैं तुम्हें करके दिखाऊं, 16 का टेबल पढ़ो, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, और 16 तिया 48, 16 चौक कितना होता है 64, ऐसे ही डॉश डैश। 12 का टेबल, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छेक 72। अब देखो कॉमन कौन है, कॉमन है 48, पहला सबसे कॉमन सबसे छोटा कौन है 48, इसलिए हमारा एलसीएम क्या आया 48, कि दोनों के टेबल में सबसे छोटा मल्टीपल कॉमन है वो है 48, और एचसीएफ हमारा कितना है 4, की एचसीएफ एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इसको भी डिवाइड करता है और इसको भी डिवाइड करता है। फर्क समझना, बात समझना, बहुत इजी है, बहुत नॉर्मल है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। आगे चलते हैं एक बार, सवाल सामने, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ध्यान रखना भाई, ठीक है, बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है भाई।
एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 6 और 20 के कॉमन फैक्टर वो प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो मैं 6 और इसका कर लेता हूं अलग से, 2 तिया 6, 3 एकम 3, खत्म हो गया। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 6 का कितना आएगा, 6 का आएगा 2 मल्टीप्लाई में 3। ऐसे 20 का कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। ठीक है भाई, ये इसका आ गया। अब इसको मैंने तुम्हें क्या बताया, प्राइम फैक्टर से करना है, तो तुम्हें क्या कर लो, अच्छे से पावर वाइज लिख लो, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, और यहाँ पे 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1। अब सबसे मेन है, अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे कॉमन वाले को मार्क कर लो। कॉमन वाला हुआ भैया ये वाला, कॉमन वाला क्या हुआ, ये। अब हमसे किसी ने पूछा है HCF, क्या पूछा है हमसे, HCF मींस हाईएस्ट। हाईएस्ट बोले तो बोलना भाई, हाईएस्ट बोले तो लोएस्ट। देख बोलना है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं यार, यहाँ पे सुनाई देता है मेरे को। हाई बोले, बाकी भले ही रात के यहाँ 2 बज रहे हो, बट मेरे को सुनाई दे रहा है। हाईएस्ट बोले तो लोएस्ट, हाईएस्ट यहाँ पे लिखा है तो तुम्हें लोएस्ट लेनी। कॉमन की कौन सी पावर लेनी पड़ेगी, लोएस्ट वाली। कॉमन की पावर लोएस्ट लेनी है और बचा हुआ कुछ नहीं लेना HCF में। HCF में सिर्फ इतना ही करना है, और ये हमारा आंसर है। इट मींस मैक्सिमम 2 ही है जो इसको डिवाइड कर सकता है, और कोई ऐसा अदर नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड कर सकता है। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है। अब चलते हैं आगे, दैट इज क्या, इसका एलसीएम निकालने। एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसा कॉमन मल्टीपल जो उनके, मतलब ऐसा कोई नंबर जो इन दोनों के पहाड़ों में आता हो और सबसे छोटा हो। तो मैंने बोला ठीक है भाई, निकाल देंगे, ट्राई करते हैं। तो 6 के वेक्टर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई में 3, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। अब ऐसे 20 के कितने आएंगे, 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 1, ये लिखा। फिर हमें देखना है कॉमन वाले को मार्क कर लेना है, कॉमन वाला मैंने मार्क कर लिया। फिर मैंने बोला अगर मेरे से कोई पूछेगा एलसीएम, मेरे से बोलेगा लोएस्ट, लोएस्ट बोले तो, अब तो बोल, लोएस्ट बोले तो हाईएस्ट, तो कॉमन का क्या लेना पड़ेगा अपने को, हाईएस्ट लेना पड़ेगा, लोएस्ट का हाईएस्ट। 2 की पावर कितना आ गया 2, मल्टीप्लाई में कितना बचा हुआ, जितना भी होगा सारा सारा क्या होगा, समेट देना है। क्योंकि एलसीएम के अंदर मैंने तुम्हें बताया कि सबसे पहले लोएस्ट की पावर, कॉमन की पावर क्या आएगी, हाईएस्ट को हाईएस्ट में 2/2 लिख ली। बाकी बचा हुआ जो भी नॉन कॉमन है, जैसे 5 और 3 बचा है तो इसको साथ साथ लिख लो, 5 और 3, 2 की पावर 2 हो गया 4, और ये हो गया 5, ये हो गया 3, 4 पंजे 20, इंटू में कितना आ गया 3, दैट इज 20 दिया 60। तो 60 एक ऐसा नंबर है जो इन तीन दोनों के टेबल में आता है और सबसे कॉमन, लीस्ट कॉमन है। मतलब कि मान लो 6 का टेबल जब पढ़ते रहोगे 10वें नंबर पे 60 आएगा, ऐसे 20 के टेबल में 20 दिया 60। तो ये कॉमन नंबर है जो सबसे छोटे इन दोनों के बीच में, समझ रहे हो भाई। एलसीएम ये है, तो ये हो गया 60, और ये हो गया तुम्हारा HCF एंड एलसीएम वाला टॉपिक कंप्लीट। बट लेकिन एक आइडिया क्या होते हैं, रिलेशन मान लो, आइडेंटिटी मान लो, वो इसके अंदर है, वो चीज समझ जाना, ठीक है भाई। वरना एक सवाल तुम्हारे सामने दे दिया 15, 27, 36, ठीक है भाई, ये सवाल तुम फटाफट करो, 2 मिनट का टाइम तुम्हारे पास है, 2 मिनट तो नहीं, 1 मिनट का टाइम मान लो तुम्हारे पास है, या तो वीडियो को पॉज करो, इस सवाल को सॉल्व करो। मैं 2 मिनट पानी पीता हूं और 2 मिनट आता हूं। चलो भाई, इतना समय नहीं दूंगा, फटाफट कर लिया तुमने, अब देख लो एक बार। HCF और एलसीएम पूछ रहे, 3 नंबर दे रखे, 3 नंबर दे रखे, मतलब 15, 27 और 36। सबसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, सबसे पहले 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सीधा किससे होगा, 2 से आएगा, 3 से तो जाएगा ही नहीं। 3, 5, ठीक है भाई, 3 की पावर 1, 5 की पावर 27 क्या होगा, 3 तिया 9 तिया 27, तो मतलब क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ। ऐसे 36 को क्या लिख सकते हैं, 36 को बताओ क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, इसको प्राइम फैक्टर करोगे, 12 तिया 36 होता है, तो 3 चौक 12 होता है, 3 की स्क्वायर इंटू में 2 की स्क्वायर, सही लिखा मैंने, 3 3 होता है 9, 2 2 होता है 4, 9 चौक 36, बिल्कुल सही लिखी है मैंने।
अब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, बाकी तुम पेज पे जाके पीछे करोगे वैसे चेक करके जैसे प्राइम फैक्टर करते हैं। अब इसके बाद फर्स्ट स्टेप होता है कॉमन वैल्यू को घेर लेना। मैंने बोला कॉमन वाले मैंने घेर लिए। कॉमन वाले घेरने के बाद अगर मुझे HCF निकालना है, HCF हाईएस्ट बोले तो लोएस्ट, कॉमन की क्या पावर लेंगे, लोएस्ट। कॉमन की पावर लोएस्ट कहां पे है, लोएस्ट 3 पावर 1, तो इट मींस 3 की पावर 1, तो इट मींस का आंसर होएगा 3, HCF आ गया 3, और बचे हुए से कोई मतलब नहीं। बट जब हम निकालेंगे LCM तो सबसे लोएस्ट बोले तो हाईएस्ट, मतलब कॉमन की लेनी होगी हाईएस्ट। कॉमन की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 की पावर 3, बाकी बचे हुए एक्स्ट्रा नंबर भी लेंगे। बताओ कॉमन वाले में से हाईएस्ट पावर ले ली तो बचा क्या, 5 और 2 ही तो बचा, ये थोड़ी लेंगे कॉमन वाला। बचा कितना, 5, और नीचे यहाँ क्या बचा, 2 की पावर 2। तो 3 की पावर कितना होता है 9, 3 3 9 3 27, 27 इंटू में 5 इंटू में 4, 27 इंटू में 5 चौक 20। अब इसको सॉल्व करोगे 27 दोनों कितना होता है 54, 540, ये हमारा आंसर है। मतलब 540 ऐसा नंबर है जो 15 के टेबल में भी आएगा, 27 के टेबल में भी आएगा और 36 के टेबल में भी आएगा, और तीनों में जब आएगा तो ये लीस्ट होगा, मतलब सबसे पहला नंबर जो कॉमन आएगा वो कौन सा आएगा, 540 ही आएगा। ये हो गया तुम्हारे सवाल, हमने सवाल सॉल्व। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। देखो ये रहा भाई, देखो फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर, बहुत इजी चीज है। कहता है देखना, ध्यान सुनना, कि कोई भी दो नंबर होंगे, मान लो आपके सामने है ए नंबर ए और है कोई बी। कहता है इन दोनों का जब तुम HCF निकालोगे, इन दोनों का HCF निकालोगे और इन दोनों का LCM निकालोगे, तो तुम्हें एक रिलेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो बराबर होगा इन्हीं के HCF के मल्टीप्लाई प्रोडक्ट के, किसके, LCM। मतलब ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो उन्हीं के HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। और एग्जाम में इससे सवाल जरूर आता है, एक ना एक सवाल जरूर बनेगा इस वाले टॉपिक से, कि जब तुम्हें दो चीजें तीन चीजें दे देगा, चौथी पूछ लेगा। कभी LCM दे रखा होता है 2 नंबर का और बोलेगा बताओ कि सवाल क्या है, तो मैं सवाल शायद डाल भी रखा होगा PPT के अंदर, सवाल देख लेते हैं। देखो भाई सवाल दे रखा है क्या, HCF दे रखा है तुम्हारे को 306 और 357, 657 का, मतलब कि एक नंबर है ए ये और एक दूसरा नंबर है बी ये। कह रहा है इन दोनों नंबर का HCF तेरे को दे रखा है 9, कह रहा है इसका LCM बताओ। तो तुम्हें बहुत सिंपल सी करनी है कि जो भी दो नंबर इन्होंने दिए हैं उस दोनों नंबर का प्रोडक्ट बराबर होता है उन्हीं के HCF के और उन्हीं के LCM के। HCF इन्होंने मेरे को दे रखा है जो भी कितना है 9, तो दो नंबर भी दे रखे हैं 306, दूसरा नंबर है 657, ये बराबर आएगा किसके, 9 मल्टीप्लाई के LCM के। और LCM ही तो हमें फाइंड आउट करना है, LCM हम निकाल लेंगे, 9 को इससे काट देंगे, 9 3 27 आएगा, 3 9 चौक 36 इंटू में 657 बराबर LCM। अब इसको सॉल्व कर लेना, जो आंसर है वही आंसर होगा। तो इस तरीके से इससे एग्जाम के अंदर कभी सवाल आ जाता है, तो ध्यान रखना कि ऐसा सवाल भी आ सकता है, तो प्रिपेयर रहना उस चीज के लिए, ठीक है भाई। अब चलते हैं आगे अपने फटाफट इररेशनैलिटी की तरफ। अब जो टॉपिक है भाई देखना, बहुत सही टॉपिक है और बहुत मजेदार। एग्जाम में 110% इससे एक सवाल हर बार रहता है, आज की बात नहीं, पिछले पूरे 5-6 जितने भी साल से पेपर चल रहा है इससे टॉपिक से तो सवाल रहेगा। √2 का रहेगा, नहीं तो √3 का रहेगा, नहीं तो 2 + 3√5 का वाला रहेगा तो रहेगा। ठीक है भाई, चलो उससे पहले इस इररेशनैलिटी को मैं बताऊं, सबसे पहले थ्योरम लिखी है, इस थ्योरम को समझना, बहुत ही बेकार थ्योरम है। मतलब मैं तुम्हें बताऊं कि यार कुछ मतलब नहीं है, मतलब बहुत इजी थ्योरम है। क्या है समझना, कहता है कि अगर मान लो कोई एक नंबर है, लेट P बी अ प्राइम नंबर, कहता है कोई भी P एक प्राइम नंबर और P डिवाइड करता है A² को, जहां पे A एक इंटीजर है। मैंने बोला जैसे कि मान लो 2 है, अगर 2 किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, जैसे ही मैं तुम्हें एग्जांपल के साथ बताता हूं, किसी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, जैसे मैंने बोला 6 के स्क्वायर को, क्या 2 6 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, यस और नो? सभी के सभी बच्चे बताएंगे कमेंट में, क्या 2 6 के स्क्वायर को डिवाइड करता है? भैया करता है, क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है 36 और 2 उससे डिवाइड होता है, 12 पे जाता है, 12 से कटता है। एक बार करके भी दिखा देते हैं भैया। हाँ जी भैया, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 2 इससे डिवाइड होता है 12 आता है, ये हो रहा है। कहता है कि अगर 2 इसके स्क्वायर से डिवाइड होता है तो इसका मतलब है 2 6 से भी डिवाइड होगा। बात समझ आ रही है? चाहे इस बात को यहां से पढ़ के यहां पे आओ, वरना इस बात को यहां से पढ़ के ऊपर जाओ, सेम बात है। अगर 2 6 को डिवाइड करता है
तो वो उसके 6 स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, और अगर वो स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो 6 को भी डिवाइड करेगा। वही बात इंग्लिश में लिख रखी है, कहता है इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन इसका मतलब स्पेशली है कि p ऑल्सो डिवाइड्स a, कि p a को भी डिवाइड करता होगा। तो अगर p a को डिवाइड करता होगा तो a डिवाइड बाय p, मतलब कुछ ना कुछ नंबर आएगा डिवाइड करने के बाद। तो जब a डिवाइड होता है p से तो कुछ ना कुछ तो नंबर आएगा ही ना। अब मान लो 10 है, 10 को अगर 5 से डिवाइड कर रहा है तो 2 आएगा, तो आएगा ना, तो वही नंबर लिखा है। तो a अगर p से डिवाइड है तो c आएगा, तो हम a को लिख सकते हैं pc। ये बात ध्यान रखनी, तुम्हारे को यही इस्तेमाल होने वाली है इस टॉपिक के अंदर भाई, ध्यान, यही तो सबसे मेन है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो उसका नॉर्मल नंबर भी डिवाइड होगा। बाकी मैं एक एग्जांपल के थ्रू में बताता हूँ। जैसे मान लो कि 2 डिवाइड करता है 4 के स्क्वायर, मतलब मैं बोलता हूँ 4 को डिवाइड करता है, लेट्स से 4 को डिवाइड करता है, तो 4 के फैक्टर क्या होते हैं? 4 के फैक्टर 2 क्रॉस 2 ही होते। अब जब इसका स्क्वायर करोगे, अगर कोई ये जो 2 नंबर है ये इसको डिवाइड करता है, तो जब इसका स्क्वायर करोगे तब भी तो 2 इंटू 2 ही आएगा ना अलग से। स्क्वायर करने के बाद ऐसा नहीं कोई अलग नंबर जुड़ जाएगा, स्क्वायर जब करोगे तो यही नंबर तो वापस रिपीट डबल लिखा जाएगा। तो अगर वो इसको डिवाइड करता है तो इन दोनों को भी तो डिवाइड करेगा ही ना। सीधी सी ऑब्वियस बात है कि 6 स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 6 को भी करेगा। इसी को इंग्लिश भाषा में लिखा जाता है, अगर a स्क्वायर से p डिवाइड होता है तो वो a p से भी डिवाइड होगा। लेट a बी द प्राइम नंबर, इफ p स्क्वायर डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, p a को भी डिवाइड करेगा वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। बात समझ आ रही है? यस और नो कमेंट में लिखते रहे, फटाफट बताते रहे भाई, ठीक है? समझ आ रही है नहीं आ रही? ठीक है भाई, माइक भी देख रहा हूँ क्योंकि माइक की बैटरी कम थी, तो कहीं चलते चलते वीडियो में बंद ना हो जाए, ठीक है भाई? चलो आगे बढ़ू, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो अब इर्रेशनैलिटी में ये चीज मैंने तुम्हें बता दी है। अब मैं तुम्हें सीधा लेके चलता हूँ प्रूफ के ऊपर, क्या प्रूफ है क्या नहीं। सबसे पहला प्रूफ मैं तुम्हें लेके चलता हूँ इर्रेशनैलिटी में, जो पूछेगा वो ये पूछेगा √2 इज एन इर्रेशनल। क्या पूछेगा? इर्रेशनल। प्रूव करो, क्या करो? प्रूव √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम इसको करेंगे कैसे, वही तरीका सबसे मेन है समझना। इसके अंदर को प्राइम वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा, ठीक है भाई? सबसे पहले मैं बताऊं को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके बीच में केवल और केवल एक ही कॉमन फैक्टर होता है, वो कौन? 1। समझ आ गई कि को प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स जिनका एक ही फैक्टर होता है, वो कौन? 1 होता है। तो कहता है कि √2 को इरेशनल प्रूफ करना है, कैसे करोगे? मैंने बोला भैया कर लेंगे, बहुत आसान तरीका है। कौन सा तरीका? कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से करेंगे। अभी कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड क्या होता है भाई? समझ भाई ध्यान से। मान ले तू एक लड़का है, ठीक है? अगर मुझे तुझे लड़का प्रूफ करना है तो मैं बोलता हूं कि अगर तुझे लड़का प्रूफ करना है तो मैं तुझे लड़की मान लेता हूं, और बाद में जाके लड़की वो गलत प्रूफ हो जाएगा। जब लड़की गलत प्रूफ हो गई कि तू लड़की नहीं है तो तू लड़का ही हुआ। पर लेकिन तू बोलेगा भैया एक केस है, थर्ड केस भी तो हो सकता है। बट मैं कह रहा हूँ लेट्स से हम फेयर चलते हैं, अभी हम बॉय और गर्ल की बात करते हैं। तो अगर तू लड़की नहीं है तो तू लड़का ही होगा, या तू लड़का नहीं है तो तू लड़की ही होगा। तो वही वाली बात है, नंबर्स या तो रैशनल होते हैं नहीं तो इररेशनल होते हैं। तो अगर हमें इसको इररेशनल प्रूफ करना है तो मैंने बोला हम इसको रैशनल मान के चलते हैं। अगर ये रैशनल निकल गया तो ये इररेशनल नहीं होगा, बट अगर ये रैशनल नहीं निकला तो ये इररेशनल होगा ना। ये होता है कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। इसने बोला इररेशनल प्रूफ करो, हम इसको रैशनल मान लेंगे। अगर ये रैशनल निकला तो वो रैशनल होगा, अगर वो रैशनल नहीं निकला तो क्या होगा? इररेशनल होगा। इजी बात, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ठीक है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप इस क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, अगर कभी भी तुम्हें प्रूफ वाले सवाल आ जाए कि प्रूफ करो √2 इररेशनल होगा या नहीं होगा, तो तुम्हें सबसे पहला स्टेप तुम्हें क्या करना है? तुम्हें करना है कि लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। कि √2 क्या है? एक रैशनल नंबर है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। अब को प्राइम का मतलब यहाँ पे क्या है? इनका मतलब हो गया कि p और q का केवल और केवल एक ही फैक्टर होगा। एक फैक्टर कौन है? वो 1 ही है। ध्यान रखना कि p और q को एक के अलावा और कोई नहीं काट सकता। ध्यान रखना भाई, काट नहीं सकता इसको भाई कोई भी। चलो भाई, हमने माना कि ये रैशनल नंबर है। अगर ऐसा प्रूव हो गया कि रैशनल है तो फिर भाई रैशनल होगा।
बट अगर ये बात हमारी गलत हो जाती है तो इट मीन्स वो कौन सा नंबर होगा, इरेशनल। तो मैंने बोला ये जब हो गया तो स्क्वायरिंग करते हैं अब एक बार बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग जब बोथ साइड्स करोगे तो क्या आएगा, √2 का स्क्वायर, ठीक है भाई, और यहाँ पे आएगा पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। अब भाई काफी बच्चों को सवाल होगा भाई कि ये स्क्वायर क्यों कर रहे हो, स्क्वायर क्यों करना चाहिए, क्या नहीं भाई, ठीक है। सबसे भाई बेसिक बात है, कभी भी अगर रूट वाले नंबर आते हैं हम रूट को डायरेक्टली सॉल्व नहीं करते, हम चाहते हैं नंबर जो रहे हमारे वो नॉर्मल रहे, विदाउट रूट रहे। तो हम रूट को हटाने के लिए हम यहाँ करते हैं पहला स्टेप स्क्वायरिंग करते हैं। जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे रूट हट जाएगा, तो ये क्या बचेगा 2 और ये बच गया पी स्क्वायर और ये क्यू स्क्वायर, ठीक। अब मैं कहता हूं क्यू स्क्वायर इधर ले जाओ, 2 इधर ले जाओ, तो जब मैं क्यू स्क्वायर को इधर ले जाऊंगा और 2 को नीचे ले आऊंगा तो पी स्क्वायर अपॉन 2 बचेगा। बात समझ आ रही है? तुम बोलोगे क्यों करा ऐसा, क्या करा भाई, कुछ टीचर होते हैं जो क्यू स्क्वायर को ऊपर ले जाके वहीं पे समझाते हैं, बट लेकिन मेरा फंडा थोड़ा सा अलग है, मैं उसको 2 को नीचे ले आता हूँ। मेरा फंडा इसलिए अलग है क्योंकि अब बच्चे को साफ साफ दिखता है, अब उसको दिख रहा है कि जब, अब समझना भाई यही तो मेन गेम है सारी समझने वाली। अब आधे से ज्यादा बच्चे ढेर हो जाएंगे, ढेर तुम्हें नहीं होना, इस चीज को ध्यान से पढ़ना है। इस चीज को क्या ध्यान से पढ़ोगे, समझना। मैं तुम्हारे सामने एक स्क्रीन लेके आ रहा हूँ, समझते रहना। यहाँ पे मैंने बोला कोई एक नंबर है, इसको नॉर्मली समझाते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि अगर पी स्क्वायर नंबर को 2 डिवाइड करता है, ये दोनों आपस में डिवाइड होते हैं, तभी तो कोई दूसरा नंबर आ रहा है ना क्यू स्क्वायर। अब ये क्यू स्क्वायर भी तो इंटीजर ही तो है, मतलब कि अगर एक बात बताओ, मैं तुम्हें बताऊं, पी क्या है, एक इंटीजर है। इंटीजर का जब स्क्वायर करोगे तो इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो इंटीजर ही आएगा, और इंटीजर को जब 2 से डिवाइड होगा तब भी तो एक इंटीजर ही मिलेगा ना, ये भी तो एक इंटीजर ही है। किसी भी नो इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो इंटीजर ही आता है, तो चाहे पी का स्क्वायर करो तो भी इंटीजर, क्यू का स्क्वायर करो तो भी इंटीजर, तो चाहे किस 2 को इससे डिवाइड करोगे तो कोई ना कोई नंबर ही तो मिलेगा ना। तो इसका मतलब ये जो 2 है ये पी स्क्वायर से डिवाइड होता है, तो जब 2 पी स्क्वायर से डिवाइड होता है तो इसका मतलब पी भी तो 2 से डिवाइड होता होगा, यस और नो। बात समझ आ रही है? ध्यान से समझो कि अगर ये पी स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है तो इट मीन जो पी होगा ये भी तो 2 से डिवाइड होगा। तो बस यही तो समझना है, यही तो थ्योरम 1.1 में कहती है भाई, ठीक है। क्या कहती है कि अगर ये पी स्क्वायर 2 से डिवाइड है, तो यहां पे लिखना, मैं नेक्स्ट वाली लाइन में लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, इधर ही लिख देता हूं, ठीक है, इधर लिख देता हूं। इफ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 देन वी कैन ऑल्सो से कि पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। देखो दोस्तों, मैं थोड़ा इंग्लिश में आप लिख लेना, इफ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 देन वी कैन ऑल्सो से पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 बाय थ्योरम 1.1, ठीक है, 1.1 1.2 जो भी है। देख लेना कि जो पी है वो भी तो 2 से डिवाइड होता होगा, तो इट मीन्स ये जब पी 2 से डिवाइड होता है, अब एक बात होता है, जब पी 2 से डिवाइड होता है तो डिवाइड में कुछ ना कुछ तो नंबर मिलेगा ना। ऐसा तो नहीं कि भाई डिवाइड कर दिया और कुछ नहीं मिलेगा, नहीं भाई ऐसा भी नहीं है। डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ तो नंबर मिलेगा। मैंने बोला डिवाइड करने के बाद नंबर मिला सी, कोई भी एक नंबर मिला, दैट इज क्या, सी। अब कोई भी एक नंबर मिलेगा तो यहां से पी की वैल्यू हम निकालेंगे, वो कितनी आएगी 2c, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितने की पी की वैल्यू 2c आ गई। अब ये जो पी की वैल्यू है ये आप कोई सी भी इक्वेशन में रख दो जिसमें आपका मन करे, मैं बोलता हूँ यहाँ रख दो, कहीं भी रखो, तो इधर रख दो, इक्वेशन 1 मान लो इस वाली को। तो अभी ये जो पी की वैल्यू आई है, इस पी की वैल्यू क्या करो, इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दो। तो इक्वेशन 1 थी 2 पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, जब वैल्यू पुट करूंगा तो कितनी हो जाएगी, पी की वैल्यू कितनी है 2c, 2c का स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इधर ले आओ, 2 क्यू स्क्वायर अपॉन कितना आएगा यहाँ पे भाई 4c स्क्वायर, ये आएगा। अब ये 2 से 4 कट गया, वहां कितना बचा 2, तो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, ये बच रहा है, दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे। अभी क्लियर हो गया क्या, ये जो क्यू स्क्वायर है 2c स्क्वायर के बराबर। अब ये 2 है, ये नीचे भी तो जाएगा, 2 नीचे जाएगा तो क्या लिख सकते हो, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू c स्क्वायर। अब फिर से यहाँ पे नोट करना है, जो चीज यहाँ पे नोट करी थी भाई वही तो चीज यहाँ पर भी नोट करनी है। क्या नोट करनी है शांत हो रहा है ये, ध्यान से पढ़ जोर से, कि जैसे वहां लिखा था पी स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है तो उस तरीके से पी भी 2 से डिवाइड होता है। अगर ये क्यू स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है तो
तो ये क्यू भी तो 2 से डिवाइड होता होगा, तभी तो वहां पे कोई नंबर आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे फाइनल ही लिखेंगे क्या कि भैया अगर ये क्यू स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है तो इट मीन्स ये क्यू भी तो डिवाइड होगा 2 से, कि अगर क्यू स्क्वायर 2 से डिवाइड है तो क्यू भी 2 से डिवाइड होगा। अब तुम एक बार देखना ध्यान से, एक इक्वेशन मान लो ये, वो भी मान लो कुछ इक्वेशन, इक्वेशन इसको मान लो, इसको मान लेते हैं कोई भी इक्वेशन। तुम ये देख पा रहे हो कि भैया P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 एंड Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। यहाँ पे भी P डिविजिबल है 2 से और वहां पे भी। इट मीन्स P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर, कि उनके पास एक कॉमन फैक्टर है 2, कि ये P भी डिवाइड होता है 2 से और Q भी डिवाइड 2 से होता है। तो इसका मतलब P और Q के पास एक कॉमन फैक्टर है, वो क्या है 2। बट ये बात तो गलत हो गई। ये बात क्यों गलत है? क्योंकि हमने पहले ही बोला था P और Q क्या है, को प्राइम है, और को प्राइम का सिर्फ एक ही फैक्टर होगा जो कि है 1। इट मीन्स ये जो बात आई है ये गलत क्यों आई है? ये गलत इसलिए आई है क्योंकि जो हमने बात ऊपर मानी थी कि ये रैशनल है, वो बात क्या थी? गलत थी। तो तुम यहां पे लिखोगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आर अजम्पशन। ये बात क्या करती है? हमारी असम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। देयरफॉर √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। अब साफ साफ यहां पे लिख लेना है कि देयरफॉर दिस contradicts our assumption, therefore we can say that √2 is an irrational number। बहुत ध्यान से सुनो, कुछ नहीं है सवाल में। अभी मैंने बहुत स्लो इसलिए कराया क्योंकि फर्स्ट टाइम तुम कर रहे थे। अब जब इसको जब बाद में करोगे 3 सवाल कम से कम लगा लो, बता रहा हूँ जिंदगी भर तक के लिए याद रहेगा। अब तक जिसने भी पढ़ा है उसको पूरे आने वाले 4 साल तक याद रहा है। तो तुम भी पढ़ते रहो, याद करो, कुछ नहीं है। सबसे पहला स्टेप, इसको रैशनल मान लो, P और Q मान लिया, फिर स्क्वायरिंग कर दो, और स्क्वायरिंग करने के बाद ये क्यू स्क्वायर इधर चला जाएगा, 2 को नीचे भेज दो। 2 नीचे जाएगा तो दिख रहा है कि ये जो 2 है ये P स्क्वायर को डिवाइड करता है। इट मींस ये 2 P को भी डिवाइड करता होगा, तो P का एक कॉमन फैक्टर मिल गया 2। इसी तरीके सेम तरीके से हम Q का भी ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे? P अगर 2 से डिवाइड होता है तो डिवाइड करने के बाद कोई ना कोई तो नंबर मिलेगा C। अब C कोई नंबर मिलता, हमने क्या करा, 2 को इधर भेज दिया, तो क्या आया? P बराबर 2C। अब इस P की वैल्यू को हमने कहीं पर ही पुट कर दिया, मैंने इस वाली इक्वेशन में पुट करा है। तो पुट करने के बाद आया 2C स्क्वायर, यहाँ पे कितना बचा 4C, से कट करा तो यहाँ पे 2C स्क्वायर आ गया। अब ये 2 हमने क्या करा, डिवाइड में भेज दिया इधर। तो अगर ये 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इट मींस ये 2 क्यूब से को भी डिवाइड करेगा। अब आप देख सकते हो P और Q दोनों के पास क्या है, कॉमन फैक्टर 2, जो कि हमारी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, क्योंकि ये हमारी असम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। और हर सवाल इसी तरीके से होगा। बात समझ आ रही है? यस और नो कमेंट में बताते रहो। भाई गर्मी इतनी हो रही है यहाँ पे, तब भी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तब भी लगे जा रहा हूँ, तो इस चीज की वो मत करो, बस पढ़ते रहो अच्छे से, ठीक है। और रात के बज रहे हैं कम से कम, यहाँ पे भी मेरे को समझ नहीं आ रहा कितना टाइम हो रहा है। यहाँ लिखा हो बोर्ड पे, कहीं नहीं लिखा, मैं भी शायद 2:30 बज रहे होंगे। एक मिनट चेक करके बताता हूँ। 2 तो नहीं, हाँ 2 बजने वाले हैं, कम से कम 5 मिनट बचे हैं 2 बजने में। अब देख लो भाई, तुम्हारे सामने ये सवाल बहुत आसान है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। मोस्ट क्या ही बताऊं, पेपर में आने वाला √2 नहीं तो √5, सबका प्रोसेस सेम रहेगा और कुछ प्रोसेस नहीं रहेगा, सबका प्रोसेस सेम रहेगा। चलो भाई, अब एक सवाल और करते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। एक सवाल मैं तुम्हारे को फटाफट कराता हूँ। वो सवाल क्या आएगा, वो सवाल, उस सवाल को करने से पहले एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, वो चीज समझ लो थोड़ी सी बात, ठीक है, वो समझ आएगी। अगर कोई इंटीजर का स्क्वायर होता है, मान लो कोई एक इंटीजर का स्क्वायर है प्लस कोई एक और इंटीजर का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 है, तो इंटीजर का प्लस इंटीजर करोगे तो कितना आएगा? इंटीजर। और नीचे भी क्या है? 2 है, 2 भी तो एक इंटीजर है। जब इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? तो भाई क्या आएगा? इंटीजर इंटीजर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? रैशनल नंबर नहीं आएगा। जब इंटीजर और इंटीजर आपस में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? रैशनल नंबर आएगा। बात समझ आ रही है? तो कभी कभी तुम्हें एग्जाम अभी देखने को ऐसा मिलेगा कि कभी कभी तुम्हारे सामने लिखा होगा 2ab/5b, कोई ऐसा नंबर तुम्हारे सामने आ गया, इसमें से a और b क्या है? को प्राइम इंटीजर्स है, को प्राइम इंटीजर। तो मुझे एक बात बताओ, ये 2a क्या चीज है? 2a एक इंटीजर होगा,
इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करो, इंटीजर ही आएगा। इंटीजर में से इंटीजर माइनस करोगे और डिवाइड में नीचे क्या है, वो भी इंटीजर है। जब इंटीजर में से इंटीजर माइनस किया, इंटीजर आया, और इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, रैशनल। बात समझ आ रही है? इट मींस क्या है भाई, इंटीजर इंटीजर आएगा कभी भी डिवाइड में तो वो क्या कराएगा, रैशनल कहलाएगा। और इस तरीके का कोई भी नंबर हमें दिखेगा तो वो क्या होगा, रैशनल हो। बात समझ आ रही है? ये चीज समझना, तब आगे जाके टॉपिक समझ आएगा। आप कोई भी सवाल मान लो तुम्हारे सामने आ गया ऐसा, 2 माइनस में 3√5, यही आ जाएगा। बोलेगा प्रूव दैट दिस नंबर इज एन irrational number, बोलेगा प्रूव दैट दिस नंबर इज एन irrational number and you have given that √5 is irrational. प्रूव दैट, अब इंग्लिश में लिख लेना यार तुम, यहाँ पे क्या लिखूं मैं, प्रूव दैट दिस नंबर इज एन irrational number, इस नंबर को irrational प्रूव करना है जबकि ये √5 क्या irrational गिवन है। irrational क्या है, हमें गिवन है, और इस पूरे नंबर को irrational प्रूव करना है। मैंने बोला भाई कर देंगे। फर्स्ट स्टेप ही तुम्हारा होना चाहिए, इस नंबर को क्या मानोगे, रैशनल मानोगे। लेट दिस नंबर वुड बी रैशनल p बाय q वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। क्या होंगे बताओ भाई, को प्राइम इंटीजर्स होंगे। बात समझ आ रही है? को प्राइम इंटीजर्स है दोनों के दोनों, जिसमें से q कैन नॉट बी इक्वल टू 0, साथ साथ ये भी लिख लेना, वेयर q कैन नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा भाई, ये सारे के सारे नंबर इधर ले जाओगे तो प्लस का 2 हमारे क्या हो जाएगा, माइनस का 2, तो p अपॉन में q, ना गलती कर दी, इधर इसको इरेज करने दो, ये यहाँ पे बचेगा माइनस का √35, p अपॉन में q माइनस का 2। ठीक है, अब ये थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, माइनस का 3√5 इक्वल्स टू, करते रहो भाई साथ में मेरे, ठीक है भाई। इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम लिख लेते हैं एक बार फटाफट, नीचे वाले का एलसीएम लेना होगा अपने को। इसका एलसीएम आएगा q और ये आएगा p माइनस में 2q। ठीक है भाई, अब ये माइनस का 3 यहाँ पे एक्स्ट्रा में है तो मैं इस माइनस वाले 3 को क्या करूंगा, इधर लेके जाऊंगा। तुम्हें हर बार यही करना है, तुम्हें ये √5 को रोक लेना है और तुम सारे के सारे मैटर को उधर भेज देना। क्योंकि तुम्हें √5 क्या गिवन है तो तुम क्या करोगे, √5 या कोई भी √3 √2 कुछ भी दे रखा होगा यहाँ पे, प्लस वाले सारे आइटम को उधर भेजोगे, इसको अकेले को रख लोगे। इसको अकेले को रख लिया तो ये बचेगा p माइनस में 2q अपॉन में माइनस का 3 नीचे चला जाएगा, माइनस का 3। अब यहां पे तुम्हें क्या करना है, अब यहां पे तुम्हें अपना दिमाग चलाना है। दिमाग क्या चलाना है, ध्यान देना। ये √5 कौन सा नंबर है, एक इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। ये p क्या है, एक इंटीजर है ना, इंटीजर में से इंटीजर माइनस करोगे तो क्या आएगा, इंटीजर। नीचे भी क्या दे रखा है, इंटीजर, और जब इंटीजर और इंटीजर डिवाइड होंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा क्या होगा, रैशनल होगा। अभी जस्ट मैंने तुम्हें बताया कि कभी भी इंटीजर अपॉन इंटीजर आएगा तो वो क्या होगा, रैशनल होगा। और जब माइनस करोगे इंटीजर में तो भी इंटीजर, नीचे भी इंटीजर लिखा है तो इंटीजर इंटीजर अपॉन क्या होगा, रैशनल होगा। अब बताओ कभी भी क्या इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर बराबर होंगे, नहीं होंगे। सो दिस, ये ऐसा क्यों हो रहा है, दिस इज बिकॉज आवर असम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर दिस होल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। यहाँ पे इंग्लिश में अपना लिख लेना कि ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें हमने जो ऊपर माना है, ये क्या माना है, गलत माना है। इसी की वजह से ये जो आंसर आया है ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसीलिए क्या होगा, ये बात हमारी गलत है और ये पूरा पूरा नंबर क्या होगा, रैशनल होगा। और यहाँ पे तुम्हारा ये वाला आंसर हो जाएगा खत्म। ये कब है, जब √5 इर्रेशनल नंबर तुम्हें क्या है, गिवन है। अगर ये गिवन नहीं है तो सबसे पहले √5 को इर्रेशनल प्रूफ करोगे, देन उसको बाद ऐसे सॉल्व करोगे। मतलब अगर ये गिवन नहीं है इससे पहले तुम √5 को सॉल्व करोगे, पूरा दिखाओगे उस प्रोसेस से जैसे हमने वाला करा था। ठीक है भाई, कि चलो एक बार एक और अच्छे से करके दिखाते हैं। अगर तुमसे बोल दे कि मान लो बताओ √5 को करके दिखाना है, √5 को प्रूफ करके दिखाओ, क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप भी है √5 को मान लेंगे रैशनल नंबर p बाय q, जहां पे p एंड q होंगे को प्राइम नंबर, को प्राइम होंगे और q कैन नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, उसके बाद भी हम इसको चेंज कर लेंगे बराबर p, फिर हम इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे, यहाँ पे भी स्क्वायरिंग करी तो ये कितना होएगा, 5q² इक्वल्स टू p²। पहले से फिर 5 डिवाइड में चला जाएगा, q² p² डिवाइड बाई 5। अब मैं देख रहा हूँ कि जो p² है ये 5 से भी डिवाइड होता है तो p भी डिवाइड होगा 5 से। ठीक है, अब
जब भाई p 5 से डिवाइड होता है इट मींस p जब 5 से डिवाइड होगा तो कोई ना कोई नंबर आएगा c, तो p बराबर कितना आएगा 5c। अब इस p की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इस वाले में पुट कर देता हूँ तो क्या आएगा भाई क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई, इसमें पुट कर दिया मैंने, ठीक है। क्यू स्क्वायर इक्वल टू p की वैल्यू है 5c, तो 5c का होल स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा 5 है, 5 है ध्यान देना, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 5c का कितना आएगा भाई बताना 25c स्क्वायर डिवाइड बाई 5, 5 से घटा 25 5, तो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू में 5 स्क्वायर, बचा हुआ 5 है यहाँ नीचे चला जाएगा डिवाइड में, तो क्या होगा क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब ये जो क्यू स्क्वायर है ये डिवाइड होता है 5 से, तो क्यू भी डिवाइड होगा 5 से। अब मैं बोल सकता हूँ कि भैया p है वो भी 5 से डिवाइड होता है, q है वो भी 5 से डिवाइड होता है, देन इट मींस p एंड q बोथ हैव अ कॉमन फैक्टर दैट इज 5। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमने यहाँ पे बात मानी थी ऊपर वो क्या थी, गलत थी, अजम्पशन हमारी गलत थी, इसीलिए ये √5 क्या है इररेशनल है। वरना अगर ये रैशनल होता तो ये कोप्राइम आता ना, कोप्राइम आना चाहिए था, बट ये कोप्राइम तो आए नहीं, कोप्राइम का तो फैक्टर एक ही होता है, इनका तो फैक्टर 5 भी निकल गया, इसलिए हमारी अजम्पशन क्या है गलत। दिस कंट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, देयरफॉर द √5 इज एन इररेशनल नंबर। इस तरीके के सवाल तुम्हारे को अपने एग्जाम में देखने के जरूर मिलेंगे, ठीक है भाई। अब मैं थोड़ी सी तुमसे बात कर लेता हूं। मैं देख लो दोस्तों इस चैप्टर के अंदर जो मैंने पूरे का पूरा टॉपिक जो स्टार्टिंग का था एंड फाइनल का था सारा टॉपिक तुम्हें कवर करा दिया। बस एक कमी जो मैंने करवाई इस वीडियो के अंदर वो ये कमी है कि इसके अंदर हमने बहुत ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं करे। आपने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया जितना आपको जानना चाहिए था इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। बस कमी किस चीज की, कुछ एक्स्ट्रा सवाल हैं जो आपको कराने हैं वो मैं कराऊंगा आपके एग्जाम के टाइम पे। जब आपके एग्जाम आ चुके होंगे तो इसके बेस्ट से बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट है, जो पिछली बार पूछे भी जाते हैं और कई बार पूछे गए हैं, जैसे कई क्वेश्चन होते हैं एचसीएफ एलसीएम के बुक वाले, मिनिमम रूम्स वाले, कितने रूम रिक्वायर्ड होंगे, कितनी रोज रिक्वायर्ड होंगी, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस क्या होंगे आपको करवाने हैं मेरे को। मैंने आपको इस पूरे चैप्टर का जितना भी कॉन्सेप्ट है, मीन इससे ज्यादा इस चैप्टर के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। अब जाके आप जितने क्वेश्चन कर सकते हो अटेम्प्ट, उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अब सबसे पहले अपनी एक्सरसाइज, एग्जाम्पल और पूरी की पूरी एक्सरसाइज एनसीईआरटी कंप्लीट करो, उसके बाद कहीं भागना। वरना अभी से ये नहीं कि भैया आपने तो पढ़ा दिया अब जाके लगाता हूँ RS अग्रवाल, RD लगाता हूँ, ये करता हूँ, सैंपल कुछ नहीं लगाना। भावुक मत हो मेरे बच्चे। करना क्या है, सीधी बात मेरे भाई, करना अपने को सिंपल सी बात ही है, सबसे पहले जाके अभी आपको एनसीईआरटी की एग्जाम्पल और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लगानी है, बस यही करना है। इसके बाद जाके तुम्हें प्रीवियस ईयर लगाने हैं या फिर सैंपल पेपर लगाने हैं, अदरवाइज और कुछ नहीं लगाना अभी के टाइम में। जब एग्जाम आएगा तब प्रॉपर वीडियोस आएंगी, हर एक चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा विद मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हवाबाजी नहीं, प्रीवियस ईयर ही करवाऊंगा और बढ़िया रिजल्ट लेके आएंगे, तुम साथ मिल के लेके आएंगे। तो ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है, बस करना क्या है, इस वीडियो को तो आपने पूरा देख ही लिया है, बस अब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दो। अगर किसी बच्चे को ये वाले नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो वो मिलेंगे कहाँ पे मैं बता देता हूँ। ये पूरी की पूरी पीडीएफ सेम टू सेम सीधा डलेगी टेलीग्राम चैनल पे। अगर कोई बच्चा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन कर लो। उसके बाद जितने भी यहाँ के नोट्स होंगे, जितने भी पीपीटी यहाँ पे डलेंगी, वो सारी वहीं पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो फटाफट जाके वो ज्वाइन करो और वहां पे पीडीएफ आपको पीपीटी वगैरह मिल जाएंगी। अब उसके बाद काम क्या है, काम है सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करो और इस वीडियो के कमेंट में बताओ आपको इस चैप्टर पढ़ने के बाद चैप्टर आपको कैसा लगा। बहुत लल्लू चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर दम तो है नहीं, चाहे हमने कितने भी घंटे पढ़ा, आपको कैसा लगा ये चैप्टर पढ़ के मुझसे, और अपना ओपिनियन वहां कमेंट में जरूर दे। और जो मैंने बीच में आपको क्वेश्चन बोला था वो को प्राइम नंबर वाला कि मिनिमम 3 तो आप बताएं, तो वो कमेंट में जरूर लिखे। तब तक के लिए बाय बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।